इन्होंने बताया डॉक्टरेट का डिग्री मिला, तो मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर हूँ, लेकिन अपने को मज़ा तो कंपाउंडिंग में ही आता है। तो जो कंपाउंडर का जो मज़ा है वो डॉक्टर में नहीं है। जो शेयर बाजार में वो समझ रहे हैं कंपाउंडिंग, अब कंपाउंडर का मतलब क्या है। नहीं वे तो अभी सबसे पहले मेरे को एक समझ में आता है कि थैंक यू वेरी मच ICAI, थैंक यू वेरी मच ऑल द डिग्नेटरीज, और थैंक यू जीतू भाई मेरे को यहाँ पर खड़ा करने के लिए यहाँ पर। तो जनरली मैं कई जगह ICAI के प्रोग्राम में जाता हूँ, एक दो जगह जिन्होंने बुलाया था गलती से बुला लेते हैं, तो मेरे को एक बात खाली ध्यान में आती है वहाँ पे कि क्या खाएं, क्या पिएं, क्या हंसे, क्या रोएं, इतने सारे CA, एक अकेला BA। तो दूसरा ऐसा है कि मेरे तो जिसको बोलते हैं ना दिल में और सारे सेंसेस में शेयर बाजारी बसा हुआ है। तो एक डॉक्टर के पास में गया तो बोला भाई तेरे को ब्लड ग्रुप मालूम है क्या तेरा? बोला हाँ मालूम है। बोला क्या? बोला S। मैं बोला कि ग्रुप S? बोला ये तो कभी ग्रुप S तो कभी सुना नहीं। बोला सर आप एक बार शेयर बाजार में घुस जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका भी चेंज हो जाएगा। तो ग्रुप S मीन्स शेयर्स या स्टॉक्स। और आदत इतनी ख़राब हो गई है शेयर्स के बारे में कि जैसे कभी रात को वाइफ पूछती भी है कि कितना बजा है, तो बोलते हूँ 2:15 2:30। तो 2:15 2:30 माने कि अपनी आदत है वो फड़ बोल लेंगे ना कि भाव क्या है? बोला 450 पौने 500। तो ऐसे ही निकलता है। तो एक बार लड़के ने फ़ोन किया, सर ऑफिस में बैठा था, बोला पापा मम्मी गिर गई। तो बोला बेच दे। तो बाद में बोलता मम्मी गिर गई। बोला अरे अच्छा ठीक है छोड़ दो यार मत बोलो। आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या मैम? तो चलिए, तो ये बात तो अलग है। अभी आ जाते हैं मुद्दे पे। और जो वीकेंड होता है ना, बड़ा ख़राब चीज़ होता है, सैटरडे संडे। ये टाइम कटता नहीं है। तो मैंने ट्विटर पे गाना डाला था 2 लाइन सैटरडे को कि भाई ये जब सैटरडे होता है तो मेरे को गाना आ जाता है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तो वही हालत जो शेयर बाजार में घुसे उन सबकी है। तो कमिंग टू द पॉइंट जो मेरे को बोला गया है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, तो उसके बारे में वो चलाएंगे कि मैं मुंह से ही बोल दूंगा? वो है प्रेजेंटेशन, वो भरत जी का प्रेजेंटेशन है शेरा का। है फर्स्ट स्लाइड 2002 से 3 से 8 का फर्स्ट स्लाइड। शेरा वाला हाँ शेरा वाला एक ग्राफ है। तब तक मैं बताता हूँ जो मैंने समझा लाइफ के अंदर में, शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, कि आपको कौन सी कंपनी में काम करने का है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अदरवाइज़ आप देखेंगे कि विप्रो जैसी कंपनी पिछले 15 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया विप्रो ने। और हर शेयर्स के अंदर में ऐसे होता है, जिसको हम ब्लूएस्ट से ब्लू चिप भी समझते हैं, वो भी 10-10 साल तक कोई रिटर्न नहीं देती है। ऐसा भी माहौल आता है उसके अंदर में। तो आपको नॉलेज जो होना चाहिए वो शेयर को आइडेंटिफाई करने का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके पीछे पूरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, इतना ईजी नहीं है। ऑफकोर्स जो CA हैं उनके लिए थोड़ा ईजी है, लेकिन उनके लिए उतना डिफ़िकल्ट भी है। अगर वो सोचते हैं उनके लिए ईजी है तो शेयर बाज़ार उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, जो ऐसा सोचते हैं कि ये ईजी है, चाहे वो CA हो या MBA हो। तो वो मेरा गाना भी है, CA हो या MBA सबकी यहाँ डूबी नैया, अगर वो गाना आप सुनिएगा कि तो वो गाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर नॉलेज, और उसके बाद में है करेज और पेशेंस। तो पेशेंस तो आपको सबको मालूम है कि पेशेंस रखना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अब तो 3-3 हज़ार पॉइंट मार्केट गिरने बढ़ने लग गया है। 2-2 हज़ार पॉइंट, 1,000-1,500 पॉइंट तो मामूली बात है। 1,000-1,500 पॉइंट सेंसेक्स, 200-300-400 पॉइंट निफ्टी। तो वो पेशेंस रखना कि मेरे को बेचना है या नहीं बेचना, ये भी बहुत बड़ा तप है यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा विज्ञान है, वो पेशेंस को रखना। लेकिन मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है करेज। क्योंकि अगर आपने अगर विजडम से या कोई नॉलेज से कोई भी चीज़ को अगर आपने आइडेंटिफाई किया, और आप में पेशेंस भी है कि आप उसको 10 साल रख सकते हैं, 15 साल रख सकते हैं, लेकिन वो करेज होना कि आपको मालूम पड़े। आपको कई आदमी ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैंने MRF लिया था 5,000 के भाव में, या 500 रुपये में मेरे पिताजी ने MRF लिया था, या मैंने इन्फोसिस लिया था, मेरे डैडी ने लिया था, या मेरे भाई ने लिया था, आज ये हो गया 100 गुना हो गया, 500 गुना हो गया।
लेकिन क्वांटिटी पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा 100 शेयर्स लिया या 50 शेयर्स लिया या 500 शेयर्स लिया। तो क्वांटिटी ऑफ कोर्स वेरी करती है आपकी खुद की वर्थ के हिसाब से। मेरा बोलने का मतलब है जो भी आपकी वर्थ है उसका एक रीजनेबल अमाउंट अगर आप उस शेयर्स के अंदर में नहीं लगाते हैं और अगर वो शेयर्स आपको मल्टीप्लाई होता है तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता है। तो इस बोलकर मेरे को ये समझ में आया मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहाँ पर करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेज आप देखकर भी नहीं सीख सकते हो, करेज आपको करके ही सीखना पड़ेगा आपको। कि जैसे स्विमिंग के जैसे है कि स्विमिंग आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं सीख सकते हो, आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस बोलकर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है मेरे ख्याल से करेज। ये कुछ तो आपको डीएनए में आता है और कुछ आपको प्रैक्टिस से करना पड़ता है, और कुछ ऑफ कोर्स इसके डीएनए का भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे जो प्लेयर्स समझिए क्रिकेट में आप देखिए जो प्लेयर्स खेलने के लिए आते हैं वो शुरू दिन से उनकी जो शैली होती है, जो खेलने की तरीका होता है उनका, वो शुरू दिन से मालूम पड़ जाता है कि वो एक आते हैं जो जैसे राहुल द्रविड़ आएंगे तो वो अपने हिसाब से खेलेंगे, बॉल टू बॉल खेलेंगे, और दूसरा कोई आएगा, कोहली आएगा या दूसरा कोई आएगा तो चौके छक्के मारेगा। तो वो उनके डीएनए में रहता है, उसको फिर वो फाइन ट्यून करते हैं उसको। तो करेज बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार के अंदर में। लेकिन अगर वही करेज भी दो तरह की तलवार है। अगर वही करेज अगर आपको ऐसी जगह लग गया कि बिना नॉलेज के या कोई ऐसे शेयर्स में लग गया तो मालूम पड़ा 10-15 साल आपके करियर के निकल गए और स्टॉक्स ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो इस बोलकर करेज के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि राइट जगह आप स्ट्राइक करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू, इनके पास नहीं है तो मैं ऐसे मुँह से बोलूँ। अच्छा, तो ये सेरा सैनिटरीवेयर एक शेयर्स है जो मैंने 2000 करीब, मैं ईयर में गड़बड़ कर सकता हूँ, शायद 2004-05 के अंदर में मैंने लिए थे और उस समय करीब 70 रुपये का भाव था। और 70 रुपये के अंदर में मैंने को जहाँ तक मेरे को ध्यान है कोई 2.5-3% मैंने कंपनी का लिया था 70 रुपीज़ के भाव में। और तो वो मेरे को ये समझ में आया, इसमें नॉलेज क्या है इसके अंदर में, मैंने ये समझ में आया कि उसकी जो दूसरी कंपनियाँ पीयर्स कंपनियाँ जो है उस समय 2 कंपनियाँ थी, तो एक कंपनी बिक गई उस समय, और वो जो कंपनी बिकी तो उसको जो सेल्स थी उसका डबल प्राइस उसको मिला। और बराबर भरत जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना उसको भरत जी कंपनी में थे उस समय, मोदी जी, इनमें भरत भी और मोदी भी है, सारा आज का जो हिंदुस्तान है सब इन्हीं के अंदर में तो वो हाँ, ये कहाँ से है, नहीं इसके पहले वाला 3 से 13, हाँ ये, हाँ वही इसको हटा दो। ये 313 वाला आप ग्राफ खाली देखिए, ये नीचे में दिखा रहा है 0, तो मैंने 4-5 में इसमें एंट्री किया, उसमें 70 रुपये का भाव था उसका और 2-3% लिया। वो 70 रुपये वाला आप ये समझिए 2011 तो अलग है, 2008 के अंदर में 114 रुपया हुआ। लेकिन जो 114 रुपया है ना, ये एक्स बोनस है, तो 225 रुपया हो गया था। तो 70 रुपये वाला शेयर जो मैंने 4-5 में लिया वो 2008 का जो बुल मार्केट था, मदर ऑफ ऑल द बुल मार्केट, उसमें 225 रुपया हुआ। अगर मैं उसको कम बोनस के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो, या इसके हिसाब से चलते हैं तो समझिए 35 रुपया में लिया, वो 114 रुपया हुआ। 35 वाला शेयर 114 रुपया हो गया, मैंने करीब 3 टाइम मेरा शेयर्स हो गया, 3-3.5 टाइम, लेकिन मैंने कोई शेयर बेचा नहीं। और जब लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई तो वो शेयर वापस घट के 30-35 रुपया हो गया। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो शेयर्स वहीं पर आ गया, बल्कि मेरे को नुकसान था, फिर भी मैंने शेयर्स नहीं बेचा। उसके बाद क्योंकि मेरे को उसके प्रोडक्ट पे भरोसा था, मेरे को कंपनी पे भरोसा था, मेरे को इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा था, मेरे को हाउसिंग सेक्टर पे भरोसा था, मेरे को हाउसिंग सेक्टर में लगने वाले जो चीज़ें हैं उसके अंदर में मेरे को भरोसा था। और खाली 3 ही कंपनियां बची थी, 2 लिस्टेड थी, एक डीलिस्ट हो चुकी थी। तो मेरे को लग रहा था, और कंपनी ने एक्सपेंशन चालू किया था और 2005-06 के बाद में, तो मेरे को लगा कि शायद ये कंपनी इनको आउटबीट कर सकती है, आउट परफॉर्म कर सकती है अपने पेयर्स को भी। तो 2008 में भी जो मैंने रोक के रखा, उसके बाद में आप देखिए 2011 में वो 250 रुपया बिका, ठीक है। तो वापस मेरा वो 35 रुपया वाला शेयर या 26 रुपये वाला शेयर 250 रुपये में 10 टाइम्स हो चुका था वो, और 250 वाला वापस घट के 150 रुपया आया 2011 के अंदर में, जब वापस मंदी आई। और उसके बाद में 2013 में 567 रुपया होगा ये शेयर्स, 567। तो समझिए 26 रुपया वाला शेयर 567, 20 गुना हो गया। इसके बाद कब आ जाना भाई, हाँ भाई साहब, इसके बाद वाला। तो ये तो हो गया 13 की कहानी है। और 13 के बाद में जो उसका राइज हुआ, पहले 3,000 रुपया हुआ, 3,000 रुपया वाला वापस 1,500 रुपया हुआ। मेरी कैपिटल आधी हो गई, मेरा जो मेरा एसेट था, आप सोचिए वो 3,000 वाला आधा हो गया। और वो 1,500 वाला वापस 2017 में 4,300 रुपया हुआ, 4,300 रुपया वाला वापस 2,000 रुपया हुआ, और 2,000 रुपया वाला वापस अभी 8,000 रुपया। कल 9,000 रुपया का भाव था, 8,000 रुपया मैंने 8,200 में बेचा, जो लास्ट लॉट मेरा बचा हुआ था।
अब इसमें कहानी है कि ये लिटरली 16,000 का भाव है ये, अगर आप उसको कम बोनस अगर इसको कैलकुलेट करें तो। और मेरा अगर 8,000 भी कैलकुलेट करते हैं समझिए तो इसके अंदर में 180 रुपये मेरे को डिविडेंड मिला। और जो मेजर डिविडेंड आया वो 2010 के बाद में आया। उसके पहले कंपनी 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया डिविडेंड देती थी। 2010 के बाद में 50 रुपया, 25 रुपया इस तरह से डिविडेंड दिया उन्हें। तो आप ये सोचो कि सपोज जो 70 रुपये वाला मेरा कॉस्टिंग अगर मैं पकड़ता हूँ तो वो शेयर में मेरे को 180 ने 360 रुपया डिविडेंड मिला मेरे को, क्योंकि मेरे डबल शेयर्स पे मिला। तो 5 टाइम्स तो मेरे को खाली डिविडेंड मिल गया। अगर मैं एफडी से कैलकुलेट करूं तो 2005 से लेकर 2023 के बीच के अंदर में अगर आप एफडी में पैसा अगर डालते हैं तो आपका पैसा डबल होता है या 2.5 गुना होता है। मेरा पैसा 5 गुना हुआ खाली एफडी के हिसाब से अगर देखें तो, खाली डिविडेंड के अंदर में। तो मेरी जीरो कॉस्ट है। वो शेयर आज के दिन कम बोनस अगर पकड़ूँ तो 16,000 हो गया। आज के दिन तो 18,000 है, मैं बेच दिया तो 16,000 है। तो ये इसके अंदर में स्टोरी है। ये लॉन्ग टर्म का करिश्मा है। ये राइट कंपनी को पकड़ने का है। और ये ऑफ कोर्स इसमें तकदीर का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे ऐसे बीच के अंदर में ऐसे ऐसे झटके आए कि मालूम पड़ा आपका जो पोर्टफोलियो है वो 4 आना ही हो गया, 8 आना ही हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप उन शेयर्स को रोक के रखते हैं। और करेज ये होना चाहिए कि आपने एक रीजनेबल स्टेक, जो भी मेरा उस समय जो भी मेरा नेटवर्थ होगा उसका एक रीजनेबल स्टेक मैंने ये 2-3 कंपनियों में लगाया। उसमें एक सेरा भी एक था उसके अंदर में, और मैं इसको होल्ड करके रखा। बीच बीच में कुछ शेयर बेचता भी रहा मैं, और उसको मैं अल्टीमेटली 1%, 1.25% शेयर से जो मैंने होल्ड किया, जो मैंने 8,200 में बेचा या 16,400 में बेचा। तो ये कहानी है नॉलेज की, करेज की और पेशेंस की। तो यही आज की थीम है, यही आपको करना चाहिए। मैं सारे मेरे गानों में यही बोलता हूँ, मेरे सारे कोट्स में ये बोलता हूँ, मेरे सारे स्पीचेस में यही बोलता हूँ कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है वेल्थ क्रिएट करने का। और बाकी तफरी करनी है, मज़ा करना है, जंगली रम्मी खेलनी है और ड्रीम 11 खेलना है और उस पर मोबाइल के ऊपर में वो सब करना है, तब तो बहुत सारे रास्ते हैं। तब तो यू आर वेलकम। ब्रोकर सब अरबपति खरबपति बनते रहेंगे, उनकी बिल्डिंगें बनती रहेंगी और आप लोग हम लोग यही करते रहेंगे कि आज 5,000 आ गया, आज 5,000 लग गया, कल क्या लूँ, परसों क्या बेचूँ। तो ये यहाँ का कहानी है। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ। अभी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर के लिए अभी अपने बात कर लेता हूँ, उसके अंदर में बाकी हम चीज़ें कवर कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो जब हम सीए लोगों की बात आती है तो नॉलेज वाइज तो आप भी एग्री करेंगे कि सीए लोग सीए बने हैं तो नॉलेज, लेकिन देर आफ्टर द क्वेश्चन इज करेज और पेशेंस। तो उसके लिए आपने इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है तो कैसे डेवलप किया करेज और पेशेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई? तो इस पर मैं ये बता देता हूँ पहले, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, आप कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप सीए हैं तो आप शेयर बाजार में जीत सकते हैं। ये 100% जो मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये कभी मत समझना कि आप सीए हैं तो शेयर बाजार आपकी मुट्ठी में। शेयर बाजार किसी की मुट्ठी में नहीं है। कोई मछुआरा नहीं बोल सकता कि समुद्र मेरी मुट्ठी में, चाहे वो पूरा पैदा ही वहीं पर फिशरमैन के घर में ही हुआ है और कहीं भी हुआ है, लेकिन वो कोई बोल नहीं सकता है। तो इस चीज़ को, क्योंकि शेयर बाजार जो सब्जेक्ट है, आप बैलेंस शीट एक अच्छी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप सी हैं तो आपको खाली इतना ही एडवांटेज है कि आप बैलेंस शीट स्टडी कर सकते हैं, नंबर को आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वो नंबर से वर्ड्स क्या बनाना, माने आपको अल्फ़ाबेट्स आ गया आपको, लेकिन अल्फ़ाबेट से सेंटेंस बनाना या उससे ऐसे बनाना, ये डिफरेंट बॉल गेम है। तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि अगर मैं सीए हूँ तो ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर सक्सेस होऊंगा। अभी जो सर ने बताया, मुश्किल से 4 या 5 नाम ही बता पाए जो सीए शेयर बाजार में सक्सेसफुल हुए हैं। हो सकता है आप 150 नाम बता देंगे, लेकिन आप समझिए 15 करोड़ डीमेट अकाउंट है और 3-4-5 करोड़ यहाँ पर एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जो आदमी सक्सेस हुए हैं वो आप अंगुलियों पर काउंट कर सकते हैं शेयर बाजार के अंदर में। आप शायद 100-200 से ज़्यादा नाम नहीं बता सकते हैं पूरे शेयर बाजार के अंदर में, कैपिटल मार्केट में। समझो जिसने एक रीजनेबल, जो भी नंबर नहीं बात करते, जो रीजनेबल वेल्थ यहाँ पर शेयर बाजार में बनाई है। तो कहीं ना कई लोग भटक जाते हैं, और जिनको ज़्यादा ये रहता है कि हाँ भी मैं तो ये कर ही लूँगा, मेरे बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम का जगह है। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई दरे तब बैठे गरमाए। तो ये ऐसा है, जैसे मंदिर में आप जाते हैं ना तो शीश नीचे अपना ईगो, अपने सबको नीचे, ईगो को नीचे करके आप मंदिर के अंदर में घुसते हैं कि ये प्रेम का घर है। वैसे ही ये जो घर है ये एकदम डिफरेंट बॉल गेम है ये। तो ये बात को पहले तो ध्यान में रखिएगा। और दूसरा करेज और पेशेंस का, जैसे मैंने बताया कि वो डीएनए में अंदर में कुछ ना कुछ शायद वो ऐसे ही आता होगा बचपन से। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जैसे बचपन में मॉक ट्रेडिंग करता था मेरे दादाजी के साथ में, तो वो दादाजी के साथ में मॉक ट्रेडिंग करता था, गद्दा पीट के कि ये लिया वो लिया ऐसा लिया।
तो वो मेरा दादा तो बेचारा दलाली करते थे, वो 100 200 500 के दलाली करते थे, और मैं उनसे बात करता था 50,000 लिया, 1 लाख लिया, 2 लाख लिया, तो मेरा दादा बोलता दिया, मैं बोलता अच्छा 10 लाख लिया। तो इस तरह से खिलता था उनके साथ में। तो मेरा दादा फिर मेरी माँ को बोलता है लड़का पागल है, ये लाखों के नीचे बातें नहीं करता है, ये तो जब ही है। तो मैं खाली उस कनेक्शन को अगर जोड़ता हूँ तो शायद ये ईश्वर ने शायद कोई एक करेज मेरे को दिया होगा। और बाद में फिर अनुभव से अपने ये समझते हैं कि हाँ भाई मैंने शेयर्स लिया, मेरा डबल ट्रिपल हो गया। लेकिन मेरे घर में क्या आया, मेरे को 100 रुपया अगर इन्वेस्टमेंट करने का था, मैंने 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया। अगर 1 रुपया इन्वेस्टमेंट किया और वो शेयर 10 साल में 100 गुना भी अगर हो गया तो मेरा 100 रुपया वाला वर्थ 200 रुपया हो गया। ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 सारे शेयर्स मेरे चलने वाले हैं। तो इस बोलकर ये अनुभव से ये भी समझ में आया कि ये काम तो यहाँ पर बड़ा करने का ही है, लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ ये दुधारी तलवार है, किस पे काम करने का है, हथौड़ा कहाँ मारने का है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक गांव में के अंदर में कोई बहुत बड़ी मशीन ख़राब हो गई, तो सब इंजीनियर लोग को बुलाया गया, CA MBO को बुलाया गया, क्या भैया क्या करने, क्वालिफाइड लोगों को सब देखे वेखे करे, बोले कि हाँ भाई ये तो ठीक नहीं कर पाए। एक गांव वाला वहाँ से गुजर रहा था, तो वो गांव वाला उसको वो देखा, बोला क्या हो रहा है, सब इतने इंजीनियर लगे हुए हैं। बोला मशीन ख़राब हो गई, इतनी बड़ी मशीन है, करोड़ों की मशीन ख़राब हो गई। तो अच्छा ठीक है। तो उसने बोला मैं ठीक करूँ। बोले तुम क्या ठीक करे, बोले चेष्टा कर दो। बोला करो। तो मशीन के पूरे आगे पीछे वो सब राउंड मारा। बोले एक हथौड़ा लाओ, एक हथौड़ा लाया और एक जगह हथौड़ा मारा, हथौड़ा मारते मशीन चालू हो गई। तो उन्होंने बोला अरे यार ये तो कमाल कर दिया, इंजीनियर लोग कर नहीं पाए। बोले ठीक है। बोले मेरे पैसा दो। बोले कितना पैसा। बोले 10,000 रुपया। 10,000 रुपया क्या चीज़ का, तुमने एक हथौड़ा मारा है। बोला हथौड़ा मारने का 1 रुपया, और बाकी जो 9,999 रुपया है वो हथौड़ा किधर मारने का उसका पैसा है वो। तो यही लाइफ और यही शेयर बाजार है कि वो नॉलेज को किधर अप्लाई करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गलत दिशा में अगर लग गया तो ये करेज आपको आस्ते आस्ते सर आपको अंदर में होना चाहिए, और कुछ अनुभव से आप करेज को सीखते हो। और यही पेशेंस का, हम जो इतिहास पढ़ते हैं किसके लिए पढ़ते हैं, इतिहास से हमको क्या मिलता है, हमको स्टोरी से यही सीखने के लिए मिलता है किस आदमी ने किधर गलती की। अगर आप लोगों की फेलियर की स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि लाइफ में क्या डूज और क्या डोंट्स है, बजाय सक्सेस स्टोरी के। सक्सेस स्टोरी से ज़्यादा ज्ञान आपको फेलियर स्टोरी से आएगा, और आप अपनी लाइफ से भी सीख सकते हैं। शेयर बाजार में मेरा कोट है कि स्टॉक मार्केट जो इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। इससे पवित्र कोई बिजनेस नहीं है अनटिल यू अब्यूज़ इट। आप इसको अब्यूज़ करेंगे तब दूसरी बात है, नहीं तो ये आपको सारा पूरी दुनिया सिखा देता है। आपके सारे सेंसेस आपको जागृत कर देता है। आप में कितना ईगो है, आप में कितना दम है, आप में कितना घमंड है, आप कितने नम्र है, ये हर आपको दिन रात आपको मौका देता है सीखने का। तो अगर आप में अवेयरनेस है और खुद को अगर आप अपने आप अवेयर अपने आप को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहें, तो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे और लोगों से सीखेंगे। Sir, I am Bhushan Dave, past chairman Surat branch. I am curious to know about some more shares in which you are successful, and in shares in which you got failure. I mean, you lost something. हाँ, तो वो भी स्टोरी बहुत लंबी है, शर्म आती है बोलने में, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। एक कंपनी एक शेयर्स मैंने खरीदे थे 2005-06 में, जिस समय लिए थे। तो वो कंपनी थी, वो टाटा की कंपनी थी। टाटा ने वो कंपनी इंडियन ऑयल की कंपनी थी, उसने बेची टाटा को। और टाटा और जर्मन एक कंपनी थी ऑयल टैंकिंग, टाटा की कंपनी थी, उसने बेची इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, जो फॉर्च्यून 500 की सिंगल मोस्ट कंपनी ओनली कंपनी थी। और तो ऑयल टैंकिंग एक जर्मन कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन करके वो कंपनी खरीदी, और वो ये सब EPC वगैरह में थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में थी। तो मैंने वो कंपनी ली, लेकिन वो इंडियन ऑयल और ऑयल टैंकिंग के बीच में कोई अलाइनमेंट हो नहीं पाया, और वो शेयर्स बाद में डीलिस्ट हो गया। तो लोगों को नहीं मालूम, इंडियन ऑयल कंपनी का भी शेयर्स डीलिस्ट हो सकता है। तो उसमें 300-350 रुपये था, वो मेरा ज़ीरो हो गया उसके अंदर में। तो एक तो ये है, और तो इस तरह बहुत सारी स्टोरियाँ हैं कि जहाँ पे, लेकिन मेरे को क्या है कि जब तक आप स्टोरी से आप सीखते नहीं हैं, जब तक आपका, तब तक वो, अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए वो लेसन है। क्योंकि प्राइस तो यहाँ देनी पड़ती है, प्राइस तो यहाँ टोल टैक्स के जैसे है कि आप अगर हाईवे पर जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको आप बुरा माने या अच्छा माने, तो जैसा मैंने इसके पहले बताया कि आप अपनी गलतियों से ज़्यादा सीख सकते हैं आप लोग, बजाय अपनी सक्सेस के। अभी एक रिसेंटली मैंने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिया था मैंने मार्च के अंदर में, और अनिल अंबानी की कंपनी है, बहुत ऑनेस्ट ग्रुप, आपको मालूम ही है सबको। तो वो कंपनी का मैंने शेयर्स लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि उसको 9,000 करोड़ का कंपनी में डेट था, और 9,000 करोड़ रुपया इसको देना पड़ेगा, मुंबई मेट्रो या मेट्रो जहाँ से भी था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो मेरे को लगा कि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और आगे मोदी जी आएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया इम्प्रूवमेंट चालू है, तो ये कंपनी अच्छी करनी चाहिए। तो मैंने वो उसके शेयर्स मैंने ले लिए, और मेरे लेने के बाद में सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया, 15 दिन बाद उन्होंने वो रिवर्स कर दिया डिसीजन उनका।
तो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं, ये 9,000 करोड़ रुपया, अपना ही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने रिवर्स किया कि नहीं, ये गलत डिसीजन आया था। तो वो शेयर भी डूब गया और मैं भी डूब गया उसके अंदर में। तो मेरे को फिर तो मैं वो शेयर बेच दिया, नुकसान के अंदर में मैंने बेच दिया। तो इससे यही सीखा जो मैं लोगों को सिखाते रहता हूँ कि हाँ भाई, जो भंगार कैप है उसके अंदर में नहीं जाने का। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ पर 4 तरह के कैप हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक है भंगार कैप। तो वो भंगार कैप से हमेशा बच के रहना, तो मैं हमेशा बच के रहता हूँ। और लेकिन मालूम नहीं उस दिन कुछ ज़्यादा पी लिया होगा पहले दिन मालूम मेरे को लगा शायद कि अब इसका कुछ नया आ रहा है। तो ज़िंदगी रोज़ नए रंग दिखाती है हमें, जैसा है कि आपको हर समय हर आपके एक्शन से आपको सीखना है। आप खुद पर भी ध्यान रखें, जो मैंने पहले बोला, तो अभी आप अपनी लाइफ में बहुत सीख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये गलत किया, उसका परीक्षण कीजिए, उसके बारे में विचार कीजिए, उसको जाने मत दीजिए। एक गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आपकी खुद की गलती आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, पर हाथ पकड़ के कोई नहीं सिखाने वाला। वो टाइम चला गया जब स्कूल में बैठकर आपको हाथ से कोई सिखाया जाता था। तो दुनिया आगे बढ़ रही है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना और आजू बाजू की लोगों की गलती। और एक बात और है, अगर सारी की सारी गलतियां आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, सारे के सारे लेसन अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो इस बोल का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप हर लोगों की गलतियों से सीखें, उनको ध्यान देकर उनसे सीखें, तो आप बहुत जल्दी अनुभव से आप सीख सकते हैं। और ये खेला अनुभव का ही है। जैसे मैंने गाने में भी लिखा है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, फ्यूचर ने रूमर ने टिप्पर ने टाइम वेस्ट कर, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर। तो ये शेयर बाजार का जो काम है ना, ये मेरे को ये समझ में आ गया, ये अनुभव का ही काम है यहाँ। नमस्कार सर, मैं संजीव दमानी। नमस्कार सर, किधर देखूं? इधर। नमस्कार सर, आपके अनुभव से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। अभी जैसे आपने सहरा का जो हमको एग्जाम्पल दिया है, तो क्या ये पॉसिबल है किसी भी समय एक ये डिसीजन लेना कि भाई अब ये हाइट आ गई है और उसमें से एग्जिट करना और फिर वापस री एंटर करना, ऐसा कोई आपका अनुभव रहा हो? सर मैं ऐसा ट्राई किया हूँ बहुत बार कि आप जो बता रहे हैं कि ऐसा कर लो और पहले बेच दो, इतना स्मार्ट मैं नहीं हूँ सर, और इतना स्मार्ट कोई भी नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि फिर आपसे गाड़ी मिस हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए गाड़ी बॉम्बे से निकलती है और समझिए गांधी धाम या जो भी यहाँ पर आती है, और सपोज वो गाड़ी बोरीवली आती है या वापी आती है, समझिए 8 घंटा लगता है फॉर एग्जांपल के लिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य वापी गांधी धाम पे है मेरा लक्ष्य, ठीक है। मेरा लक्ष्य बीच के अंदर में नहीं है। समझिए बोरीवली आते तक वो गाड़ी 15 मिनट पहले बोरीवली पहुंच जाती है। मानिए आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न आ गया, वो पहले पहुंच गए, तो सर आप बोरीवली में उतर जाएंगे क्या आप कि 15 मिनट पहले पहुंच गए, चल मैं पान बीड़ी पी के आता हूँ, खात के आता हूँ, बाद में चढ़ लूँगा? ऐसा करेंगे क्या आप? बार बार सीट पे ध्यान जाएगा, कोई बैठ नहीं जाए, या बाद में सामान पर ध्यान जाएगा कि मेरा निकल नहीं जाए आपको। तो मैंने उस चीज़ को मेरा लाइफ में लगाया कि अगर सपोज ये बोरीवली पहुँचती है 1 घंटे में, या वापी पहुँचती है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, समझिए वो 3 घंटे में पहुँची, लेट हो गई, इसका मतलब आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ, तब भी आप वापी में उतर जाएंगे क्या सर? दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे क्या कि नहीं ये तो ट्रेन बकवास है? नहीं ना। तो सर यही पेशेंस का बात है, यही परसेप्शन का बात है। तो मैं उस चीज़ को ये सीखा कि ये जो काम है ना सर, लेना बेचना और निकलना, इसमें कोई दक्ष नहीं है, इसके अंदर में कोई आदमी इसके अंदर में पक्का नहीं है, और इसमें आपके हाथ से वो ट्रेन निकल ही जानी है इसके अंदर में। तो ये मैंने अनुभव किया। इस बोलकर मैंने अपने लिए एक नियम बना लिया कि मेरे को बीच में निकलने का नहीं है। मैं ऐसा जरूर करता हूँ कि समझिए मैंने 3% शेयर्स लिया, तो मैंने थोड़ा शेयर्स बेच दिया। समझिए 2000-2500 का बाद जैसे सेरा हुआ या 1500 में हुआ कुछ हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत शेयर्स बेच दिया। तो उसको कैलकुलेट करूं तो मेरा तो अलग ही बात हो गया। मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूं, मैं जो लास्ट तक रखा 1.25%, मैं खाली उसकी आपको बात कर रहा हूं। तो मेरे को लगता है वो काम पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या ना सर, एक बार आप निकल भी गए, समझिए आपका शेयर 3 गुना हो गया या 50% हो गया, आपने निकल गया, आप वो पैसा क्या करोगे सर? क्या तो आपसे भाभी जी ले लेगी कि मेरे को गहना बनवाने का है, तो आपके बुल मार्केट की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपको। या फिर आपको दूसरा शेयर्स लोगे सर, तो दूसरा शेयर्स लोगे तो हो सकता है वो भी तब तक अगर 50% नहीं बढ़ाओ, 100% नहीं बढ़ाओ, तो 25-30-40% बढ़ाओ, वो आप एक्सपेंसिव ले रहे हो। तीसरा, इसमें आपका कैलकुलेशन राइट हो गया, जरूरी नहीं उसमें भी आपका कैलकुलेशन राइट हो। तो ये सारी चीज़ों को सोच विचार कर ये काम करना चाहिए। और क्या ज़िंदगी में अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। रोज़ रोज़ आप इसी टेंशन में जी रहे हो कि आज ये ले लूँ, कल वो ले लूँ, परसों ये ले लूँगा,
तो सर ये हलवा तो नहीं है ना कि आज मूंग का बना लिया, कल दाल का बना लिया, परसों इसका बना लिया। तो ये सीरियस बिजनेस है ये। आप इसको अगर बिजनेस के हिसाब से समझोगे तो आप सोचिए प्रोमोटर ऐसा काम करता है क्या कि हाँ भाई आज मैं कंपनी का इतना शेयर बेच दूँ, फिर मार्केट घट जाएगा, मैं इतने ऐसा वापस ले लूँ। ऐसा नहीं होता है सर। तो मैंने तो और लोगों से भी जो मैं बातचीत करता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि कोई भी आदमी इसमें सक्सेस नहीं होता है इसका। फिर आप हर समय काम में लगे रहते हो, तो जल्दी निकलना ये करना। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो, मैंने अल्टीमेटली कोई ऐसा भी, जैसे हो सकता है मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी, मार्केट की जो लिक्विडिटी रहती है उससे मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, तो मेरे लिए निकलना और घुसना मेरे लिए थोड़ा अभिमन्यु के जैसे है कि मैं निकलना अपनी मर्जी से है और घुसना अपनी मर्जी से नहीं है, वो मार्केट की मर्जी से है। लेकिन मार्केट बूम होएगा तो मैं निकल सकता हूँ, नहीं तो नहीं निकल सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। आप खुद का देखिए, मेरे से आपने पूछा, अब आप खुद का आराम से शांति से बैठ कर अकेले में आप चिंतन कीजिए और बोलिए 5 साल में अपना स्क्रिप्ट का नाम लिखिए, मैंने इन शेयरों में काम किया, क्या क्या भाव में लिया और क्या क्या भाव में बेचा, बेचते समय मेरी मनस्थिति क्या थी, आज वो शेयर्स क्या है। हो सकता है 10 में से 5 में आप राइट भी रहे होंगे और 10 में से 5 आप रॉन्ग भी रहे होंगे, तो वो आपको कोई बहुत बड़ा वो नहीं देता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। अगर आपको उसके अंदर में हैप्पीनेस आती है कि चलो ठीक है मैंने मेरा कमा लिया, ठीक है मेरे इतना खाना था, मैंने 500 ग्राम खाना था, मैंने मेरा खा लिया, अब आगे का आगे दिखा जाएंगे, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन वेल्थ उसमें नहीं बनती है, जो मैं समझता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। और मैं एडमिटेडली कहना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ जितने भी हाजिर हैं सब आपको बहुत सम्मान से देखते हैं। आपकी बातें एकदम ग्राउंड लेवल की हैं, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से आए हैं। इसमें कोई थियरिटिकल या बुकिश बातें नहीं हैं सर। तो हम आपके फ़ैन हैं सर। थैंक यू सर। मैं आपका एसी हूँ, आप मेरे फैन हैं, मैं आपका एसी हूँ सर, आप लोगों का सबका। Hello. थैंक यू सर, थैंक यू Sir, you have beautifully explained your हाँ सर अच्छा एक बार बुजुर्ग, No, no. एक सेकंड, सॉरी। हाँ आपकी आवाज़ तेज है सर, बोलिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, 2 बार खड़े हो गए। Sir, what are the parameters which you are applying to identify a share? The parameters you are applying in the line of importance, if possible. सर पैरामीटर्स तो मेरा बड़ा सिंपल है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, कई बार मैं बता चुका हूँ। मैं एक स्माइल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, SMILE। S स्टैंड्स फॉर, मैं इसलिए स्पेलिंग बताया कि मेरे को अंग्रेजी आती है, आप ऐसा नहीं समझेगा अंग्रेजी नहीं आती है मेरे को, इसके लिए मैं बताया आपको। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज। तो SMILE, तो S स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, एंड MI से मीडियम इन एक्सपीरियंस, L स्टैंड्स फॉर लार्ज इन एस्पिरेशन, एंड E स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो मैं सर जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब कोई कंपनी टर्नराउंड अगर होती है तो वो फास्टर दौड़ सकती है वो कंपनी, बजाय हाथी है। जैसे हाथी को घूमने में और भागने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर कोई बिल्ली अगर है तो उससे फास्ट दौड़ सकती है, या दूसरा जानवर उससे फास्ट दौड़ सकता है, जो छोटी आकृति का हो या चीता हो तो वो फास्ट दौड़ सकता है। तो मैं जनरली पेनी स्टॉक में काम नहीं करता हूँ, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम, अभी रिलायंस इंफ्रा की बात मत कर लेना जब मैंने बोला पेनी स्टॉक में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मार्केट कभी 10,000 करोड़ का था जब मैंने लिया था उसको। तो मैं छोटी कंपनियों में, उस सेक्टर में जो छोटी कंपनी, जैसे सेरा लिया तो उस सेक्टर में स्मॉल इन साइज थी, उस सेक्टर की सबसे छोटी कंपनी सेरा थी। तो इस बोलकर मैंने ये, और भी जो अतुल ऑटो की बात हुई है जो उन्होंने बताया था, और जो दूसरा एक कंपनी एजिस लॉजिस्टिक्स की जो मैंने लिया था, वो सब अपने सेक्टर में छोटी कंपनियां थी। तो मैंने वो स्मॉल कंपनी में मैं काम करता हूँ, मीडियम इन एक्सपीरियंस की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर। कोई भी कंपनी के अंदर प्रोमोटर का जो विजिबिलिटी है, प्रोमोटर का जो एक्यूमेन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। तो मैं मीडियम इन एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी 15-20 साल पुरानी नहीं होती तो मैं उसमें काम नहीं करता हूँ, क्योंकि 15-20 साल में मेरे को लगता है वो 4-5 बार गिर गया, बढ़ गया, और उसने अपने अनुभव से सीखा होगा। और दूसरा लार्ज इन एस्पिरेशन की, प्रोमोटर में भी कोई ऐसी उसमें एस्पिरेशन होना चाहिए कि मैं लोकल से रीजनल से समझिए नेशनल से इंटरनेशनल कंपनी बनूं, वो एम्बिशन होना चाहिए उसके अंदर में, तो तब अपने को शेयर होल्डर को पैसा आएगा। और लेकिन उसके ये फायर इन द बेली होनी चाहिए। वो बेली के अलावा भी उसका मार्केट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर में वो अगर बढ़ता रहे तो मार्केट कहीं सेचुरेटेड नहीं हो जाए। तो मैं सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई करता हूँ मेरे सारे शेयरों के अंदर में, और ये है। हाँ सर। Sir, you have beautifully explained the wealth creation as an investor in the SERA. Now, I just wanted to ask here from company side, Bharat Bhai is also here, and as an investor
you were in the SERA. So year to year, since all are chartered accountants, so year to year on the financial statement side, what factor you were used to see which inspired you to hold the shares? फाइनेंशियल में खाली ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ, मेरे को कंपनी जिसमें ज़्यादा डेट होता है ना सर, मेरे को उससे घबराहट हो जाती है खाली। तो मैं ये देखता हूँ कि कंपनी के अंदर में डेट नहीं हो या मिनिमम हो, और कंपनी का कैश फ्लो जो है वो उसको डेट को रीपेमेंट करने के लिए, कैश को अपना डेट को पे करने के लिए सक्षम होना चाहिए कंपनी के अंदर में। माने अपने औकात से ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर में कि उसका वो उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है और वो कंपनी बड़ा एक्सपेंशन कर ले। कभी कभी कंपनियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है कि कैश फ्लो आ रहा है और हम उसके अंदर में ज़्यादा एक्सपेंशन कर लेते हैं। ये काम अतुल ऑटो में भी हुआ था सर 2016-17 में। आपके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैं डायरेक्टर हूँ अतुल ऑटो में, ये भी आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं, समझिए केस स्टडी कर रहे हैं। तो 2016-17 में कंपनी के पास 100 करोड़ रुपया सरप्लस भी था, 30-40-50 करोड़ रुपया कैश फ्लो भी था। तो उन्होंने अहमदाबाद में एक नया प्लान डाल दिया उन्होंने, और वो प्लान डाला 250 करोड़ रुपया के अंदर में। तो मेरा डिसएग्रीमेंट भी था कि इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन समझिए उसमें मार्केट भी अच्छा था, ऑटोमोबाइल का मार्केट अच्छा था, तो उन्होंने 250 करोड़ का प्लान डाल दिया। वो प्लान बैठते बैठते 2019 आ गया, और तब तक 19-20 तब तक कोविड आ गया। तब तक तो कोविड में ऐसा वो बैठा कि मार्केट पूरा साफ़ हो गया और कंपनी में 100 करोड़ का डेट आ गया। तो जस्ट इमेजिन कि जो कंपनी 50 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट करती थी, 100 करोड़ का सरप्लस था कंपनी में, तो सोचिए वो सब साफ़ होकर 100 करोड़ का कंपनी में डेट आ गया और कंपनी प्रॉब्लम में आ गई। अब वो टर्न अराउंड हो गई कंपनी, लेकिन वो 5 साल बड़े गुजरे। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कंपनी जो है रीजनेबल, पास्ट में इसने क्या क्या काम किए हैं 15-20 साल के अंदर में, जो मैनेजमेंट ने एश्योरेंस दिए हैं वो काम किया कि नहीं किया, जो एक्सपैंड कंपनी ने किया, वो एक स्टेबल कंपनी होनी चाहिए। फ्लक्चुएशन माने क्या इसको बोलते हैं, वो एक तो मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट का वो ठीक होना चाहिए, और कंपनी के अंदर में कोई तरह का इतना ज़्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो। तो मैं उसको ज़्यादा देता हूँ, महत्व ज़्यादा देता हूँ। और बैलेंस शीट में खाली मैं देखता हूँ कि रीजनेबल प्रॉफिट है कंपनी के अंदर में, आगे की ऑर्डर बुक ठीक है, आगे का मार्केट साइज ठीक है। तो आज अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं भी अगर है, जैसे जब मैं सेरा लिया था इतना प्रॉफिट नहीं था सर उसके अंदर में, लेकिन वो मार्केट साइज इतना बड़ा था, दूसरे कोई प्लेयर नहीं थे उसके अंदर में, तो वो एक एडवांटेज था। कि जैसे मैंने अतुल ऑटो लिया तो सर अतुल ऑटो बनाता था 10,000 व्हीकल बनाता था खाली, और 4 लाख या 5 लाख 3 व्हीलर बिकते थे इंडिया के अंदर में, उसमें खाली 10,000 का प्रोडक्शन करता था। तो 2.5% भी नहीं है, अब सोचिए जो वो बनाता था वो, और मार्केट ग्रो हो रहा था 5% के हिसाब से। तो 5% मार्केट ग्रोथ माने 20,000-25,000 की इंक्रीमेंटल डिमांड आ रही थी हर साल। बैलेंस शीट इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन कंपनी लॉस में नहीं थी और डेट में नहीं थी। तो फिर मैंने ये अटेम्प्ट किया। तो इस बोलकर मैं उसमें फाइनेंशियल में खाली ये देखता हूँ कि अपनी साल 2 साल ठीक से अपना निकाल लेगी, और मैं कोई स्ट्रिक्ट ये नहीं देखता हूँ कि ROC 20 से ऊपर होना चाहिए, ROE इतना होना चाहिए, इतना P रेशियो होना चाहिए, इतना उस समय मैं नहीं देखता। I was to ask that only. So whether you relate the PE multiple, EBITDA multiple with the price to hold the shares. सॉरी, PE multiple, EBITDA multiple along with the current price of the shares. मैं उसमें ज़्यादा नहीं देखता हूँ सर, उस समय मैं ग्रोथ देखता हूँ। मेरे को क्या लगता है ना कि आप जो आज के दिन जो पैरामीटर्स देख रहे हो, फाइनेंशियल पैरामीटर, ये आपका पास्ट बता रहा है आपको। फ्यूचर में अगर वो ग्रोथ आ रही है, और मैं कंपनियों को एक बात और बताता हूँ, इस बात को मैं ठीक से समराइज करने के लिए, कि मैं कंपनियों को 5-5 साल 10-10 साल तक मैं वेट करता हूँ लेने के लिए। जब मेरे को वो कंपनी, जब वो पैरामीटर जब ठीक नहीं रहते हैं, वो क्यों नहीं ठीक रहते हैं सर, उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं होती है। जब प्रोडक्ट की ग्रोथ जब प्लेटो हो जाती है तो कंपनी के पैरामीटर्स अपने आप गिरने लग जाते हैं, क्योंकि खर्चे तो सेम रहते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ नहीं रहा है। तो मेरा वहाँ से चालू होता है कि मार्केट साइज अगर बढ़ रहा है ना, और आज अगर पैरामीटर अगर कम है, तो ये आगे जाकर साल 2 साल में पैरामीटर ठीक हो जाएंगे, फाइनेंशियल पैरामीटर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट साइज बढ़ रहा है। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं आएगा, और लोग भी उस इंडस्ट्री के अंदर में कम है, इसका मतलब कॉम्पिटिशन कम है। और इतना बीमार भी नहीं है कि अगर उसको भागने का टाइम अगर आए, उसको दौड़ने का टाइम आए, तो इतना बीमार भी नहीं होना चाहिए कि वो दौड़ नहीं पाए। Okay, thank you. Sir, I am your biggest follower. No fundamental works when you invest. एक सेकंड, मैं आपकी बात का सॉरी, 1 मिनट, मेरे दिमाग में एक बात आई आपकी बात पे, मैं बता दूँ। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं कंपनियों को लेने के लिए 5-5 साल 10-10 साल में वेट कर लेता हूँ कई बार। एक जगह मैंने एग्जांपल दिया था, जब भी कोई बड़ा एथलीट या जब कोई बड़ा स्पोर्ट्समैन जब कोई कीर्तिमान स्थापित करता है, तो मैं उस पर नज़र लगाता हूँ। लेकिन ये तो उतार चढ़ाव है प्रकृति का। जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है या जब उसमें रिसेशन आता है,
मैं उस कंपनी में, उस सेक्टर में खाली मेरे रडार पर रखता हूँ कि ये जो एथलीट एक बार एक रिकॉर्ड बनाया है, आज ये बीमार है, ये वापस कब सुधरेगा, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कब आएगा। जैसे क्रिकेट में भी अगर आप देख लीजिए तो अगर आपको मालूम पड़ेगा ये आउट ऑफ फॉर्म है, तो जो सिलेक्टर्स होते हैं उनको एक बार साइड में निकाल देते हैं, लेकिन उनको हटा नहीं देते हैं मैच से, मैंने हमेशा के लिए क्रिकेट कि उससे उसको नज़र में रखते हैं, वो अपना प्रैक्टिस करते रहता है। जब सिलेक्टर को समझ में आता कि हाँ इसने रणजी ट्रॉफी खेली है या इसने दूसरा मैच खेला या वापस फॉर्म में आ गया, उस समय वो उसको लेकर आते हैं। तो मैं सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ कि जो कंपनी एक ज़माने में कोई अच्छा काम किया है, कोई कारण से, इकोनॉमी के कारण से, रिसेशन के कारण से, अपनी गलती के कारण से अगर वो बढ़िया नहीं कर रहा है, मैं उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ, वो तो बैलेंस शीट देख के तो ठीक है, फिर आप वो पी वाइज देख लीजिए तो वो अलग है, लेकिन मैं तो थोड़ा अलग ब्रॉडर पिक्चर देखता हूँ सर। हाँ प्लीज़ बोल भाई। Sir, I am your biggest follower and I have no fundamental works. When you invest, automatically the fundamental of that company becomes good. What makes a company quality and potential multi-baggers from your experience, sir? मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हैं। What makes your company, हिंदी में बोलना बॉस। आपकी कंपनी क्वालिटी और मल्टी-बैगर स्टॉक्स कैसे पहचान पाती है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? वही मैं आपको बोला ना, मैं इस्माइल का फॉर्मूला फॉलो करता हूँ और मैं कंपनी को 15 साल तक फॉलो करता हूँ, 20-20 साल तक मेरे रडार पे रहती है। एक एग्जांपल देता हूँ, सुदर्शन केमिकल मैंने लिया था 94 में, जब मुंबई आया था 92-4 में सुदर्शन का छोटा सा क्वांटिटी लिया था। उसके बाद में वो शेयर्स रखा, 2014 के अंदर में मैंने कंपनी को वापस लिया, क्योंकि तब तक मेरे रेडार पे थी वो कंपनी। तो मेरे को जब लगा कि अब इस कंपनी का इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, जो मैंने बताया कि जब कंपनी के पिगमेंट का मार्केट सुधरने लग गया, केमिकल के अंदर में रिकवरी आ गई, चाइना का डाउनफॉल चालू हो गया केमिकल के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन के कारण रेस्ट्रिक्शन आ गया था वहाँ पे, तब मेरे को लगा कि ये इंडिया के अंदर में अब केमिकल कंपनियों का या पिगमेंट्स वाली कंपनियों का सुधार होने वाला है। तब मैंने 2014 के अंदर में 3-4% उस कंपनी के लिए। तो यही बोल रहा कि वो मैं वेट करता हूँ, देखते रहता हूँ और उनके बारे में रोज़ मतलब रेगुलर टच में रहता हूँ, इन द सेंस न्यूज़ वाइज, मैनेजमेंट के टच में नहीं रहता हूँ। हाँ। न्यूज़ वाइज उनके टच में रहता हूँ कि क्या इसमें कब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा। सर, फंडामेंटल काम नहीं करते जब आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि ओम इंफ्रा है, प्रीकैम्प है, एलिकॉन इंजीनियरिंग है, जैसे सर आप इन्वेस्ट करते हो stocks becomes multi-bagger in few months. We can see Elecon Engineering, Precamp Infra. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये पूछ रहे मल्टीबैगर कैसे हुए, ये पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो ना, वैसे ही स्टॉक्स मल्टीबैगर बनने लगते हैं। भाई ओ भाई साहब, गधे को फॉलो करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो ये समय एस इन्वेस्टर को बताया ना उन्होंने, फडणवीस जी ने अवार्ड दिया ASS। यस सर। हाँ वो संयोग का बात है कि वो उसमें इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई नो सर, बट वो एक और है सर मेरे को क्वेश्चन, जैसे कंपनीज लाइक रैलीगेयर जो फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग है, और उनके रैलीगेयर। हाँ, अरे मेरे रैलीगेयर में मेरा अकाउंट नहीं है भाई। नहीं सर, रैलीगेयर में अकाउंट की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे कि वो कंपनी फंडामेंटल, लेकिन जब चलना होता है सर, वो कब मतलब पोटेंशियल्स कंपनी के अच्छे होते हैं, तो शुड वी इन्वेस्ट, मतलब उनके मतलब लोग के अभी ट्रेंड लाइन और ये सब फॉलो करते हैं, तो हमको ये मतलब टेक्निकली इन्वेस्ट करना चाहिए या फंडामेंटली सर? मैं आपका, मेरे को थोड़ा एक और है, लेकिन मैं अगर आपका बात समझाऊं तो फंडामेंटल पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना। yes, आप ये पूछ रहे हो फंडामेंटल या टेक्निकल? यस सर। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ टेक्निकल, मैं ध्यान देता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा टेक्निकल समझता हूँ, लेकिन मैं बेसिक टेक्निकल समझता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है जो टेक्निकल है वो है ट्रेडिंग के हिसाब से, अगर आपका शॉर्ट टर्म अगर ध्यान हो, और अगर आपका समझो 10 साल का विजन हो, तो उसके अंदर में शायद टेक्निकल आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। आप क्लू ले सकते हो कि हाँ कि एज ए क्लू कि हाँ इसका नया बुल मार्केट चालू हुआ गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं टेक्निकल के अंदर में आप निकल भी जाओगे। आप उसमें अगर पूरा टेक्निकल ज़्यादा करोगे तो जैसे वो ग्राफ जो दिखाया था उसमें आप निकल जाओगे, वो शेयर्स आधा हो गया, टेक्निकल आपको बोलेगा कि आप निकल जाओ, जैसे वो सर ने पूछा, तो आप निकल जाओगे, बाद में वो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो डिपेंड करता है। ओके सर। सर, हम आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीक में आपने कौन सी कंपनी आइडेंटिफाइड किया हुआ है? कहाँ पे? हाँ? नहीं, मेरे कंपनी का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
आपका ब्रोकर है सर यहाँ पे? काले बापू ने लेवानो छे भाई, कतला शेर लेना छे। नहीं सर, उसमें वो ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दूसरा जवाब मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है। आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं उसका ऐसा जवाब देता हूँ कि मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है, और सब पब्लिक डोमेन के अंदर में। मैं एक टीवी पे भी बोल चुका हूँ कि मेरे को एयरलाइंस कंपनी अच्छी लगती है, क्योंकि आप इंडिया में देखिए, और आप ये समझिए क्या होता है ना, जब कोई भी चीज़ जो लग्जरी होती है वो जब नेसेसिटी बन जाती है तो उसका फॉर्चून चेंज हो जाता है। एक ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन 15 रुपये का भाव था, 14 रुपया 60 पैसा लगता था, HCL मैक्स और वे BPL TPL थे, आने का भी 15 रुपये, इनकमिंग भी कॉल और 15 रुपये आउट गोइंग कॉल। जब नया नया मोबाइल आया तो उस समय वो आप समझिए लग्जरी था मोबाइल फ़ोन। और वो उस समय जितनी कंपनियां थी 2014-15 तक सब कंपनियां बंद हो गई, 2013-14 तक। और जो रेट जो 14-15 चलता था वो घटते घटते 50 पैसा 60 पैसा पे आ गया, फिक्स रेट पे आ गया वो, ठीक है, डेटा फ्री हो गया, ऐसा आ गया। क्योंकि वो जो लग्जरी थी वो नेसेसिटी बन गई। तो जब लग्जरी नेसेसिटी बनती है तो पॉपुलेशन उसका जो होती है वो इनेबलर हो जाती है, पॉपुलेशन उस चीज़ को वैल्यू क्रिएट करती है उसके अंदर में। तो वही मेरे को लगता है एयरलाइंस में हुआ और हो रहा है कि जो पहले प्लेन में जाते थे तो सब लोग सूट बूट पहनकर, आप भी जब पहली बार गए तो सफारी वफारी पहन के गए होंगे सर एकदम, और बोर्डिंग पास लोग लगा लेते थे पहले कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ। अभी तो हर लोग प्लेन में, जनता भी अभी जाने लगे। तो लग्जरी जो थी ना सर वो अभी नेसेसिटी बन गई है। अभी एयरपोर्ट बता रहे हैं हमको कि कितने एयरपोर्ट फुल होने लग गए हैं। एयरलाइंस के फेयर तो बढ़ गए, फिर भी वर्ल्ड मार्केट से बहुत सस्ते हैं एयरलाइंस के फेयर। एक आपको डेटा देता हूँ, इंडिया में जैसे तकरीबन मेरे ख्याल से 500-550 प्लेन है इंडिया के अंदर में, टोटल सब जितने भी एयरलाइंस है सब मिला के। और अमेरिका में कोई साउथ वेस्ट एयरलाइंस है, उसके खाली एक सिंगल एयरलाइंस के पास में 1000 प्लेन है, खाली एक सिंगल एयरलाइंस में। इंडिया में समझिए 150 एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर में, और अमेरिका में 16000 एयरपोर्ट है, 16,000 छोटे बड़े ऑफकोर्स सब मिला के, प्राइवेट वाइवेट छोटे बड़े सब मिला कर 16,000 एयरपोर्ट है। इंडिया के अंदर में एक दिन में जितने आदमी रेलवे में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उतने इंडिया में एयरलाइंस में एक साल में ट्रैवल करते हैं। तो मार्केट साइज़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल जो है वो ह्यूज है इंडिया के अंदर में। और दूसरी कंपनियों का कंपटीशन आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनियां तो बंद हो रही है, आस्ते आस्ते कंपनियां बंद हो गई। गो एयर चला गया, जेट चला गया, स्पाइस जेट थोड़ी ट्रबल के अंदर में। तो मेरे को लगता है इसका जो मोमेंट है ना, ये 2014-15 में जो टेलीकॉम का मोमेंट था कि जो 14-15 कंपनियां थी वो बंद करके खाली 2.5 कंपनियां रह गई थी। वोडाफोन आधा रह गया था और जियो आ गया बाद में, और दूसरा भारती रह गया था। और उसके बाद गेम चेंज हो गया, जो 15 रुपये वाला 18 हो गया, डेटा फ्री हो गया। उसके बाद में वैल्यूशन देखिए, जियो की क्या वैल्यूशन हो गई, भारती का क्या मार्केट कैप हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो लग्जरी नेसेसिटी बनती है तो वो गेम चेंजर है वो। तो मेरे को ऐसे इंडिया में बहुत सेक्टर में ऐसा लगता है, उसमें एयरलाइंस भी एक है, खाली आपने पूछा इसके बोल कर बताता हूँ। बाकी मेरे को लगता है बहुत सारे सेक्टर ऐसे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा सेक्टर है सर, उसमें भी सब गेम चेंज होने वाला है, क्योंकि काम करने वाले नहीं हैं। एक ज़माने में जो 100-150 कंपनियां थी वो सब कंपनियां बंद हो गई सर। मुश्किल से 10 कंपनियां ऐसी बची है कि जिनके बीच में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने का उसके अंदर में। तो गवर्नमेंट भी थोड़ी लीनियंट हो गई है, गवर्नमेंट ने भी अभी उनको प्राइस बेटर देना चालू किया। तो ऐसे सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कंपनियों पे ध्यान रखना चाहिए। अब आप समझ गए सर। मार्केट में और कोई स्क्रिप्ट में एंट्री लेना कंपैरेटिवली तो भी इजी है, लेकिन एग्जिट के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कभी 2 गुना हो जाता है, बेच दे, उसके बाद 10 गुना होगा नहीं होगा। तो यू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड एडवाइस अबाउट द एग्जिट। एग्जिट का सर, मैंने एग्जिट का जो स्ट्रेटेजी है ना वो मैंने यहाँ पर, रामायण कितने लोगों को आती है? रामायण जरा हाथ उठाएंगे। रामायण अच्छा 2-4 लोगों को ही आती है। अरे बाप रे बाप, रामायण नहीं आती है? लाहौल बिला कुवत, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, रामायण में एक कैरेक्टर है विभीषण। तो जो विभीषण जो है वो सर वो रावण का भाई रहता है, और रावण की लंका सोने की रहती है, बराबर है। तो AAA कंपनी रहती है, उससे बढ़िया कोई पंडित नहीं रहता है, रावण से बड़ा कोई विद्वान आदमी पृथ्वी पर नहीं था, ऐसा बताते हैं वो। तो उसके वो साथ में रहता है, उसका दरबारी रहता है, उसका एसोसिएट रहता है, उसका शेयर होल्डर रहता है लंका का। तो वो AAA कंपनी थी। लेकिन जब वो देखता है कि ये AAA कंपनी का फोकस चेंज हो गया, तो वो AAA कंपनी से एग्जिट निकल कर लेता है वो, और छोड़ देता है
फिर वो क्या करता है, वो देखता है कि जब दूसरी ट्रिपल ए कंपनी है वो जब डिस्ट्रेस में थी वो उसमें एंट्री कर लेता है वो। तो ये एंट्री और एग्जिट इसका ये है कि वो ट्रिपल ए कंपनी रहे, ट्रिपल ए इन द सेंस कि अपना जो फोकस है उस काम पे फोकस में रहे, वो डी फोकस नहीं होए और वो अपना काम करता रहे, तब तक आप भी उसके साथ में रहिए। जब लग रहा है वो डी फोकस हो रही है तो आप उसमें निकल कर दूसरी कंपनी में आप जा सकते हो। तो मैं एग्जिट को ऐसा लगाता हूँ कि फोकस चेंज हो जाता है मैनेजमेंट का तो मैं निकल जाता हूँ, और या वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाती है तब मैं निकल जाता हूँ कि वैल्यूएशन इरेजिस्टेबल हो जाती है वैल्यूएशन। वो नहीं, वो डिपेंड करता अपने अपने नेचर पे। मेरे को जब निकलना होता है तो अगर समझिए मेरे को डिपेंड करता है कि मेरा पूरा निकलना है या नहीं निकलने का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर में। आपको लगता है कि वो ख़त्म ही हो गई है, समझिए वो कंपनी का प्लेटू हो गया है, तब तो आप पूरा ही निकल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है उसका ग्रोथ प्लेटू हो गया, आपको ये लग रहा है कि नहीं ग्रोथ अभी भी बाकी है लेकिन मेरे को कुछ पैसा निकाल लेने का है, मेरे को मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ, तो आप थोड़ा बहुत बेचेंगे। सब आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग प्रपोजल लेके आते होंगे, तो आप किस बेस पर रिजेक्ट करते हो कि ये नहीं करूँगा और ये करूँगा? मान लीजिए क्या प्रमोटर्स देखेंगे, आप इंडस्ट्री देखेंगे, आप बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, तो आपकी वेटेज क्या रहेगी? नहीं सर, पहले तो बात को प्रपोजल बहुत आते रहते हैं, और मेरा क्योंकि मैं फंड नहीं चलाता हूँ, मैं लोगों का पैसा मैनेज नहीं करता हूँ, तो मैं अपना ही पैसा मैनेज करता हूँ, और मैं हर समय फुल टाइम फुली इन्वेस्टेड रहता हूँ, तो मेरे पास में लिक्विडिटी की कमी रहती है। तो बाकी जो लोग बताते हैं तो वो 100 में से एक को मैं ऐसे उड़ा देता हूँ कि भैया मेरे को काम नहीं करने का। 100 में से 99 को समझ लीजिए काम, क्योंकि अगर मैं किसी नए में काम करूँगा तो मेरे को पुराना बेचना पड़ेगा, तो मैं नई से ही खुश हूँ, तो मैं फिर नए से ही खुश हूँ कि मैंने पुराने से ही खुश हूँ क्योंकि मैं उसको बेचूँ। मेरा सवाल ये भी था कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो उसके पहले आपकी पूरी प्रोसेस होगी कि आप ये सेलेक्ट कर रहे हो, तो कौन से बेसिस पर आप सेलेक्ट करोगे और रिजेक्ट करोगे? मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है सर, वो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्रोथ, वो सेक्टर की ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ। और दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोमोटर, कि वो, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए आप ये समझिए कि चाहे आप मर्सिडीज चला रहे हैं या आप ऑल्टो चला रहे हैं, जो ड्राइवर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से गांधीधाम जाना है तो जो भी आपको 45 मिनट टाइम लग रही है, मर्सिडीज़ में भी उतनी टाइम लगने वाली है सर, ऑल्टो में भी उतने टाइम लगने वाले हैं, क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से आपको जल्दी नहीं पहुँचे, 1 मिनट इधर या उधर हो सकता है, बल्कि मर्सिडीज़ में आप देरी से पहुँचोगे क्योंकि आप थोड़ा संभल कर चलाओगे, और क्योंकि पैसा लगा हुआ बहुत ज़्यादा उसमें, तो पहुँचेंगे दोनों एक ही टाइम के अंदर में। तो ये उसका ये जवाब है कि मैं वो देखता हूँ कि हाँ भाई ठीक है, अगर मैनेजमेंट, अगर वो ड्राइवर ही अगर गड़बड़ है तो आपकी मर्सिडीज को ठोक देगा, और ड्राइवर अच्छा है तो आपकी ऑल्टो को भी वो आपके डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा। तो जैसे मैं कई जगह बोलता हूँ, जैसे एक पिक्चर देखी थी सर, वो कहानी, उसमें विद्या बालन बोलती है ज़िंदगी में 3 चीज़ ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मेरे को विद्या बालन बोला कि तेरे लिए 3 चीज़ ज़रूरी है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। तो अपने खाली मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं सर। सुनता नहीं है टाटा स्टार्टअप में। हाँ, स्टार्टअप में किया मैंने, 13-14 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। तो स्टार्टअप्स और इन्वेस्ट जो अनलिस्टेड स्पेस में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी क्या रहती है? नहीं, मेरा सेम रहता है, स्टार्टअप में भी मेरा सेम वो थीसिस रहता है कि ये कंपनी क्या डिसरप्ट कर रही है, ये स्टार्टअप से बड़ी कंपनी कब बनने वाली। तो जब भी बनेगी जब कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आया है, जो प्रोडक्ट को उसके अंदर में ग्रोथ होनी चाहिए, तो उसमें भी मैं सेम मोटा मोटी उसमें सेम ही उसमें करता हूँ। उसमें भी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो मैनेजमेंट को उसमें, बल्कि लिस्टेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका माइंडसेट, क्योंकि इतने उतार चढ़ाव आने वाले हैं, हर 3 महीने में 6 महीने में नई नई प्रॉब्लम आने वाली है। कभी आदमी छोड़ के चला गया, कभी पैसे की तंगी आ गई, कभी प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हुआ। इनको हर समय इवॉल्व करते रहना, इनका R&D हर समय चलता रहना, 24/7 इनका चलता रहना चाहिए। तो इस बोलकर मैनेजमेंट का एक्यूमेन और मैनेजमेंट का माइंडसेट, खाली बुद्धि से काम नहीं होता इसके अंदर में। उसका स्टमक क्या, उसका स्टमक जो बोलते हैं पेट में क्या है, स्टमक में उसको क्या है, कितना दम है उसके स्टमक में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं वो क्विट कर गया, कहीं घबरा के, तो पूरा खेला खत्म हो गया आपका। स्टार्टअप्स में जैसे कैश बर्न ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। आई इन्वेस्ट टू अर्न, नॉट टू बर्न। तो मेरे लिए ये भी एक क्राइटेरिया रहती है कि वो क्या बर्न कर रहा है। अगर समझो उसके पास में, फॉर एग्जांपल समझो उसके पास में 25 करोड़ रुपया है
और सपोज वो 10 लाख रुपया बर्न कर रहा है, 2.5 करोड़ रुपया साल का बर्न कर रहा है, तो वो ठीक है, वो एक कैलकुलेटेड है कि शुरू शुरू में बंद करेगा। लेकिन कई कंपनी ऐसी होती है जी 2.5 करोड़ रुपया है और 8 महीने में 2.5 करोड़ रुपया उड़ा देगी और फिर उसको रेज करने के लिए आएगी, तो उनसे डर लगता है, उनसे ऐसी कंपनियों से डर लगता है। वापस पैसा भी मिलना चाहिए उसको, नहीं तो बंद हो जाएगी। अपने को खाली 5, 7, 10, 15, 50 ऐसी कंपनियों के नाम मालूम है जो सक्सेस हुई है। हज़ारों लाखों ऐसी कंपनियां जो अनसक्सेस हो गई है, उनका लोगों को मालूम नहीं है। तो इस बोलकर लगता है कि स्टार्टअप बहुत लुक्रेटिव है, लेकिन मेरे को लगता है कि लेमेंस के लिए या जो भी अपने छोटे जो हम लोग अपने लोग हैं उनके लिए थोड़ा सोच समझ कर स्टार्टअप में काम करना चाहिए। अभी ऑफकोर्स कल्ट आ रहा है स्टार्टअप का, तो बेटर है किसी फंड वाले के साथ करो, उनको कंपनी को पकड़ने का, उनको समझने का, उनके पास में ज़्यादा नॉलेज है। सर, वांट टू अंडरस्टैंड योर थॉट्स ऑन इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन एयरलाइंस में मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ है। भाई मैं इंडिविजुअल स्टॉक का बात नहीं करूँगा। ओके, सो एयरलाइंस में मतलब कंपनीज के पास 50% मार्केट शेयर है बट प्राइसिंग पावर नहीं है, और हमारे एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला है कि एयरलाइंस को अफोर्डेबल बनाएंगे, तो उनके मार्जिन्स कैसे रहेंगे, उसके ऊपर कुछ थॉट्स आपके? भाई देख ऐसा है बॉस, फ्यूचर का क्या होगा ये तो मेरे को नहीं मालूम है, बराबर बात है। मेरा ज़िंदगी में एक सिद्धांत है कि शादी करना आपके हाथ में है, बच्चा होना भगवान के हाथ में, वो अपने हाथ में है नहीं। तो आगे का क्या होगा, पहला बात ये मेरे को नहीं मालूम। दूसरा बात 50% नहीं 60% मार्केट शेयर है, 62% मार्केट शेयर है जो कंपनी का आपने नाम बताया। तीसरा आपकी जानकारी के लिए कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। एविएशन का फेयर को कंट्रोल करना ये गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। गवर्नमेंट उनको समझा बुझा के उनको ये कर सकती है कि भाई आप इसके अंदर में कुछ तरीके से ऐसा करो कि फेयर नहीं बढ़े, ये उनके हाथ में नहीं है। तो पहला ये। दूसरा क्या है कि अगर आप देखोगे ना, अभी आप क्या करोगे, इतनी एयरलाइंस बंद हो गई, इतने एयरलाइंस ग्राउंडेड है, ठीक है, 40-45 प्लेन तो शायद जो इंडिगो आप नाम ले रहे हो उसी का ग्राउंडेड है। स्पाइस जेट के भी कुछ प्लेन ग्राउंडेड है, वो जो उनका प्राइस वो कौन जो ब्रिटनी विटनी क्या PNW उनका जो प्रॉब्लम हो गया था, कैपेसिटी नहीं है। सरकार अगर ज़्यादा पंगा करेगी सपोज, तो क्या करेगी सरकार, क्या है बोले, तो रेलवे से जाओ। एक स्टेज के बाद में सरकार ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है, उनको समझा बुझा के कर सकती है, लेकिन वो क्या करेंगे, वो आप 15 दिन पहले टिकट खरीदो तो आपको 2-3 हज़ार 4 हज़ार में मिलेगी, आप 3 दिन पहले खरीदोगे तो 15,000 में आपको टिकट मिलेगी आपको। तो वो तो इस बोलकर आप खुद समझ लो इसमें क्या कर सकते हैं। एयरलाइंस आप बंद कर दो, एयरलाइंस अगर बंद हो जाए तो इंडिया की इकोनॉमी बंद हो जाएगी। आप खुद सोचो, इंडिया इकोनॉमी बंद हो जाएगी अगर एयरलाइंस बंद हो जाए, अगर वो घाटे में अगर जाएगी। ये लोग इसीलिए मर गए ना, गो एयर वाले और जेट वाले इसीलिए मर गए, किंगफिशर विशर इसीलिए मर गए सब, कि आपको ज़बरदस्ती फेयर कम करने का है, ये अब कंपटीशन कम हो गया। तो मेरे को नहीं लगता है थोड़ा वो लोग वो काम समझा बुझा कर ही होगा, ऐसे बाई फोर्स नहीं होना चाहिए शायद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे सर? बहुत बढ़िया, एकदम मज़ा आया यार। सर अपने आपके गाने वाने हम सुनते हैं और अलर्ट होते हैं, आपके हर एक गाने में परफेक्ट मैसेज होता है और टाइमिंग भी ज़बरदस्त होता है, लाइक वेरी स्पेसिफिक। ये चौथी जून को करेक्शन हुआ, उससे पहले आपने जागते रहो गाने में बता दिया था कि भाई जागते रहो, कुछ आने वाला है करेक्शन। आपको ब्रोकर्स बोलते नहीं है कि आप क्यों ऐसा एडवांस में सब लोग बोल देते हो, ऐसा कुछ करते हो? ऐसा नहीं, एडवांस में नहीं बोलता हूँ, वो क्या है ना कि मैं भी बहुत स्मार्ट आदमी हो गया, मैंने हर परिस्थिति के लिए गाने बना रखे हैं मैंने। चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, साइडवेज के लिए, क्रैश होने के लिए, तो जब होता वही गाना ठोक देता हूँ वहाँ पर मैं। पर टाइमिंग जबरदस्त होता है सर, जैसे आपका गाना आता है और impact होता है। साउंड नहीं है भाई, कमल हसन की पिक्चर है ये। वो आई थी ना कोई साइलेंट मूवी कमल हसन की कोई।
डूबेगी, देखो तुम्हारी नैया। आंखों को खोलो भैया, थोड़ा तो समझो भैया, वरना तो डूबेगी, देखो तुम्हारी नैया। थैंक यू। ऐसे ही सर 10 साल पहले एक ट्रेंड आया था, कैलेंडर फॉलो करते थे। कैलेंडर्स पे वो जो शेयर होता है उसके ऊपर से कौन से महीने में बढ़ेगा घटेगा। कैलेंडर पे? कैलेंडर, हाँ, अलग ऐसे वो कैलेंडर। किंगफिशर की कैलेंडर की बात कर रहे हो? किंगफिशर बाद में आया, पर उससे पहले भैया की बात अपनी कर- भावनाओं को कंट्रोल करो। देखो सब समझ गए। हाँ, पर नहीं सर, रियल में ऐसे कैलेंडर स्टॉक मार्केट में एक टाइम आया था कि वो जैसे आपका फॉलो कर रहे हैं कि ये आप अलर्ट कर देते हो, इस तरह से अलर्ट कर देते हैं कि भाई मार्केट। नहीं, मैं अलर्ट नहीं करता हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ। मेरे को ऐसा मैं इसमें रॉन्ग भी होता हूँ, लेट मी टेल यू। इस अलर्ट में मैं आपको बात बता देता हूँ कि मेरा ध्यान कभी भी मंदा नहीं है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी, एक मेरा कोट भी है कि वी आर नाइदर इन अ बुल मार्केट नॉर इन अ बेयर मार्केट, वी आर इन स्टॉक मार्केट। आपको ये समझने का है कि आप पैसा किस में लगा रहे हो। आप पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो या कंपनी में लगा रहे हो। मेरे को अगर पूछोगे ना तो मैं मेरा पैसा इंडिया पे लगा रहा हूँ। मैं जो बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक्स्ट्रा मार्केट पोटेंशियल, अब मैं उसको खाली सोच रहा हूँ, मेरा ध्यान खाली उस चीज़ के अंदर में रहता है। इसलिए कभी कभी मैनेजमेंट की क्वालिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर सकता हूँ उसके अंदर में। तो मैं पैसा जो लगा रहा हूँ वो इंडिया पे लगा रहा हूँ। तो इंडिया पे अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट है वो इंडिया का नहीं है, वो स्टॉक मार्केट का देन है। बुल मार्केट और बेयर मार्केट वो बाइंग और सेलिंग, एफआईज बेच रही है, एफआईज ले रही है। एफआईज तो इसके लिए भी बेच रही है कि उसको ब्राज़ील के अंदर में घाटा लग गया, उसको इंडिया से क्विट होने का है, उसको इंडिया डेडिकेटेड फंड का रिडिम्शन आ गया। कई कारण है, 50 कारण है। म्यूचुअल फंड में भी यही है, म्यूचुअल फंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसका रिडिम्शन आ गया, उसको बेच के निकल जाने का है। वो दिन भर कई रोज हर महीने कुछ ना कुछ आते रहता है कि ये फंड निकल गया, इसको बेचना, बेभाव वो लोग बेच के जाएंगे। वो जो फंक्शन है ना बुल मार्केट बेयर मार्केट का, वो स्टॉक मार्केट का फंक्शन है, इंडियन इकोनॉमी का फंक्शन नहीं है। उसमें कम बेसी आते हैं। तो मैं थोड़ा कोशिश ये करता हूँ, मैं प्रोमोटर के जैसे सोचने का कोशिश करता हूँ। आप मेरे को ये बताओ ना, सब जो अगर ड्राउट होने वाला है तो आपको ऐसा मालूम है कि ड्राउट के अंदर में कोई किसान अपनी ज़मीन बेच देता है और बाद में जब वापस स्प्रिंग आए दूसरे साल तो अपनी ज़मीन वापस ले लेता है? ऐसा तो नहीं होता है ना भाई। तो मैं उसी दृष्टि से सोचता हूँ। तो मेरे लिए बुल मार्केट बेयर मार्केट का फ़र्क नहीं है। पहला बात तो ये, इस बोल के मैं होल्ड करके रखता हूँ। जब मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट गिरने वाला है तब भी मैं होल्ड ही करता हूँ, मैं कैश पे नहीं आता हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ का क्रम है, ये तो यहाँ का नियम है। जैसे दिन रात सुख दुख, हंसी खुशी, गम, ये चलते रहते हैं, वैसे ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चलते हैं। तो मेरे को खाली डर रहता है नए इन्वेस्टरों का कि ये जो नए जो भी एंट्री मारे हैं, जो नए अभी आए हैं, वो भ्रम में नहीं आए हैं। वो भ्रम में आएंगे, उनको पैसा लगेगा और बाद में बोलेंगे जुए का अड्डा है। तो उनको वार्न करने के लिए खाली मैं डालता हूँ, लेकिन मैं मेरा शेयर नहीं बेचता हूँ। सर जैसे अभी एक्चुअली आप देखेंगे तो सब शेयर्स हाई पी पे ही है, सारे गधा घोड़ा शेयर सब ऊपर है, कुछ भी सस्ता नहीं है रियल में। ऐसा कुछ मिल गया मल्टीबैगर वैसा। अभी यहाँ जितने बैठे सबके SIP चालू होंगे। आप जैसे बोले ना इंडिया का स्टोरी, आई एग्री विद यू, बट अभी जो पैसा जा रहा है ना, अभी वो पॉइजन स्प्रेड हो रहा है। हाई वैल्यूएशन पे SIP वाला इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मेरे 36 महीने का इन्वेस्टमेंट हाई पे गया। मैं बैलेंस सोच के किया था कि हर एक लोज हाइस पे SIP मेरा कंट्रीब्यूट होगा, एवरेज हो जाएगा। अब ज़्यादा ऊपर है, ओवर वैल्यूड है, तो जो सीजनड प्लेयर है वो एग्जिट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स बेच रहे हैं, और म्यूचुअल फंड यस। सो जो स्प्रेड हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में दोस्त, अगर आपको लग रहा है ना कि कहीं ये हाई पी है, कहीं आपको लग रहा है कि वैल्यू इरिजिस्टिबल है, SIP है सर, जनरल है वो तो। नहीं सुनिए, SIP जो है ना बॉस, आप SIP जो है वो 20 साल का गेम है, ठीक है ना। SIP को आप इससे कंपैरिजन मत करो। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हाई वैल्यू के शेयर्स अगर हो गए हैं तो SIP रोक देना चाहिए, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो मैं बोलता हूँ नहीं रोकना चाहिए। SIP इज ए डिफरेंट बॉल गेम। हम यहाँ बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का। SIP तो आपको कंटिन्यू करने का, आपको पर ज्यादा फ्लेवर ऊपर के प्राइस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो कोई जरूरी नहीं ना, जो जिसको आप SIP दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो हाई आपका पैसा लेकर हाई वैल्यू के शेयर्स खरीद रहा होगा, ये जरूरी नहीं है।
तो हाई पी के शेयर्स होना एक अलग बात है, और म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करिए ये दूसरा मैटर है, जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके अंदर में। और अगर हाई पी का शेयर्स है 50, 60, 100 का पी, आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, जैसे मैं डिफेंस में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं पीछे रह गया, डिफेंस के शेयर सब 3 गुना 4 गुना हो गए, तो मेरे को इस बात का कोई गम नहीं है कि नहीं है तो मैंने दूसरी चीज़ में खाया। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई समझो आपको भिंडी खा के प्रोटीन मिलता है, मेरे को मछली खा के प्रोटीन मिलता है, आप वेज में खुश रहो, मैं नॉन वेज में खुश हूँ। पृथ्वी पर तो दोनों इकोसिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन भी पृथ्वी पर इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा है ना। तो इस बोलकर आप अपना देखिए, मार्केट को ज़्यादा गेज करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरे को ऐसे लगता है। ज़्यादा मार्केट को समझने का चेष्टा मत करो। आप अपनी वाइफ को ही नहीं समझ पाए, मार्केट कैसे समझोगे दोस्त? बताओ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी ना समझ में तू आए। तो इस बोलकर आपको समझ में आ रहा है ना, मेरे लायक काम नहीं है, मेरे लायक मार्केट नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप दूर हो जाओ उससे। विजय सर, सर एक क्वेश्चन, आई हैव 2 क्वेश्चंस। एक तो मार्केट इंटरमीडियरीज जो ऑपरेटर्स है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, डीपी पार्टिसिपेंट्स है, उनका मतलब हाउ डू यू, आपको फ्यूचर आउटलुक कैसा लगता है? दूसरा, ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, माय परसेप्शन में ऐसा बताता हूँ कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज है कि इट्स लाइक अ कैसीनो, तो कैसीनो ओनर कमाएगा, इन्वेस्टर्स कमाए या ना कमाए। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज आई एम कंपेयरिंग टू बैंक्स कि एज कम्पेयर टू, मतलब जो ROA एक पैरामीटर होता है, तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज कुड परफॉर्म बेटर। तो इफ माय, मतलब मेरा परसेप्शन, इफ इट मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी। आप ये पूछ रहे कि वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी अच्छा करना चाहिए, ये पूछ रहे हैं क्या? हैं? यही पूछ रहे हैं? मार्केट इंटरमीडियरीज जो है स्टॉक एक्सचेंज, सुनता नहीं है भाई, क्या बोल रहे हैं? मार्केट इंटरमीडियरी ऑपरेटर कंपनीज है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, डीपी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स, दैट को मतलब दैट विल परफॉर्म बेटर बिकॉज इट्स लाइक अ कसिनो कि जहाँ पे इन्वेस्टर्स कमाए या ना कमाए, लेकिन कैसीनो ऑपरेटर तो कमाएगा ही। एंड सेकेंड इज ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट की वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज वेदर इट विल परफॉर्म बेटर देन द बैंक्स। नहीं तो इसलिए तो NSE का भाव 5,000 रुपया हो गया भाई। NSE का शेयर्स इसीलिए 5,000 रुपया है कि आपको खेलो इंडिया खेलो कर रहे हो आप लोग, जंगली रम्मी कर रहे हो आप लोग। तो इसी बोलकर, तो पहले ही मैं बोला, इसी बोलकर ब्रोकरों के ब्रोकर सब अरबपति बनते जा रहे हैं। तो वो उनका जो आप अगर समझिए फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हो, तो हाउस ऑलवेज विंस, तो वो तो वही उसके अंदर में हो रहा है। अभी यही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा नहीं भाई। अरे माइक हाथ में ऊपर से बोल रहे हो सर। मुझे लगा इसमें आवाज़ एको हो रही है। हाँ नहीं, सॉरी सर। एयरलाइन सेक्टर की आपने बात करी, इसके अलावा ऐसे कौन से सेक्टर है जो आपको लगता है आने वाले 10 सालों में जहाँ पे सेक्टर साइज भी बढ़ेगा और काफ़ी मेन स्ट्रीम में भी आएगा वो? देखो ऐसा है बॉस मितेश भाई, मेरे को क्या लगता है ना, दुल्हन वही जो पियामन भाई, बचपन में पिक्चर देखे थे, वही सेक्टर पे ध्यान जाना चाहिए इसमें गवर्नमेंट का फोकस हो। इजी के लिए जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस हो उसी सेक्टर को पकड़ना चाहिए। तो आप मोदी जी का भाषण सुन लो, जो अभी उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने जो जो शेयरों का नाम लिया ना, वो शेयर के अंदर में अगला उनका फोकस आने वाला है। उसमें EV भी बोला, क्लीन एनर्जी भी बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोला, टूरिज़्म भी बोला। मेरे को लगता है टूरिज़्म जो है ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। अभी NSE ने टूरिज़्म के ऊपर में इंडेक्स भी निकाल दिया अभी 2-3 दिन पहले। आप तो टूरिज़्म के जो शेयर्स है ये बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि अभी एक जागृति हो रही है लोगों में कि अभी इंडिया किसी ने देखा नहीं, अभी तो अपने को मालूम ही नहीं है, अपने को खाली इंडिया के नाम से खाली ताजमहल बोलते हैं। ऐसे ऐसे साउथ में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं, उनके कलाकृति अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा इटली विटली ये वो सब कंट्री फेल है उसके सामने। ये खाली मार्केटिंग किया हुआ उन्होंने, और टूटा फूटा इटली गया, टूटा फूटा दिखा दिया, 250 साल बेसिलिका है ये। बोल मेरे को क्या करने का है यार, वैसे तेरे 250 साल बेसिलिका को देख कर क्या करने का। इंडिया में ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर है, बिना क्रेन के, बिना सीमेंट के, और ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट। तो मेरे को लगता है जो इंडिया बेचने की इन द सेंस टूरिज़्म का जो अभी मोदी जी का फोकस है, मोदी गवर्नमेंट का फोकस है, तो मेरे को लगता है टूरिज़्म से रिलेटेड शेयर्स भी अच्छे करने चाहिए। उसके अंदर में होटल भी आ जाती है, उसमें एयरलाइंस भी आ जाती है उसके अंदर में, और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा मेरे को क्या लगता है ना भाई, कि जैसे अगर ये $10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें करते हैं, ये तो एक सेक्टर से नहीं होएगा। ये चित्रमुखी मैं हमेशा बोलता हूँ, पूरे तरह का विकास होने वाला है। ये हर तरह का विकास होगा, चाहे सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास, तो सारे सेक्टर उसमें करेंगे। जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो सारे बॉडी के जो हमारे जो भी ऑर्गन्स है ना, उसी रेशियो में बड़े होते हैं ना।
ऐसा नहीं कि हाथ छोटा रह जाता है, टांगे लंबी हो जाती है या चेहरा लंबा हो जाता है, हर उसी रेशियो में बड़ा होता है, तब वो वाकई विकास माना जाता है। तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट का जो फोकस है ये हर तरह के विकास करने में है। अभी जो गवर्नमेंट का जो मैंडेट मिला है वो इनको थोड़ा कुछ लेसन सिखा रहा। कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा लेसन आ गया। अभी जो ये जो मैंडेट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट अगर इसको बात करते हैं, तो जो चीज़ों का विकास नहीं हो पाया था, वो जैसे रूरल का जो समझिए विकास नहीं हो पाया था, क्योंकि सबसे बड़ा उनको कम वोट रूरल से मिला है वो, तो रूरल पे इनका फोकस होना चाहिए। रूरल से के रिलेटेड जो भी थीम है, ऑलरेडी मार्केट उसको समझ गया। फर्टिलाइजर के शेयर्स ऑलरेडी 20-20, 30-30% बढ़ गए, तो उनके पीछे नहीं जाना चाहिए कि फर्टिलाइजर ही ले लिया। ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले, मार्केट घटता है बढ़ता है, जब भी क्रैश होता है, जब भी आता है, ये रूरल की थीम चलनी चाहिए। दूसरा मेरे को क्या लगता है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो इंडिया के लिए डिजास्टर हो सकता है, वो मेरे को लगता है अनएम्प्लॉयमेंट। 1 करोड़ जॉब हर साल चाहिए इंडिया को। तो ये 10 मिलियन जॉब अगर ये लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे अगर, तो आस्ते आस्ते जो गैप है, जो के शेप विक्ट्री हम बताते हैं इंडिया में, जो के शेप विक्ट्री चलती है आपकी, कि एक आदमी के पास में 78% आदमी शायद 100 रुपया रोज का कमाता है। 78% आदमी 100 रुपया रोज का कमाता है, आप सोचिए। और लैम्बोर्गिनी लेने के लिए जाइए तो 2028 तक बुकिंग हो चुकी है उसकी। आज 5 करोड़ की, 6 करोड़ की गाड़ी की बुकिंग है। सर वो डीएलएफ के अपार्टमेंट के नंबर्स आते हैं कि 1 वीक में पूरा माल बिक गया उनका, पूरा डीएलएफ का। तो एक तरफ तो आप ऐसे हो कि करोड़ों के अपार्टमेंट आपको टेबल पे बिक रहे हैं, लॉन्च करने के पहले आपको मिल जा रहे हैं, और एक तरफ हालत ऐसी है कि आप 80 करोड़ आदमी को 80 करोड़ रुपया साल का फ्री राशन दे रहे हो आप उसको। तो ये जो है ना, ये इंडिया के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन लगती है। मेरे को जब कोई पूछता ना कि डर क्या लगता है मेरे को इंडिया में इस चीज़ का डर लगता है मेरे को, कि अगर ये जो डेमोग्राफी की बात करते हैं, मैंने निर्मला जी के लिए गाना भी गाया था, निर्मला सीतारमन जी के लिए, कि पूछे स्टूडेंट तुमसे पढ़े लिख करके क्या है करना, नौकरी की लाइन है लंबी, नंबर भी आएगा अपना, क्या सारी डेमोग्राफी वाली बातें हैं बेकार, डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। तो डबल टैक्सेशन लगाते हैं डिविडेंड के ऊपर में। तो ये जो डेमोग्राफी जो है ना, ये आज के दिन जो हम बातें कर रहे हैं डेमोग्राफी, चाइना ने इसको अच्छा इसका इस्तेमाल किया और पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया हमारे। ये हमारे लिए टाइम बॉम्ब है। अगर हम इसको 5-10 साल के अंदर में इसको ठीक नहीं करते हैं समझिए, और उसकी शुरुआत अभी से होनी चाहिए, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगले 10 साल की जो हम बातें करें, इसमें अगर इसके बीज बोए जाएंगे, तब भी मेरे को लगता है कि जो रिफॉर्म्स आने वाले हैं ये सॉलिड तोड़ फोड़ के रिफॉर्म्स आएंगे। ये लास्ट चांस है इनके पास में ये रिफॉर्म लाने का इनको, और इंडिया को वो 10 ट्रिलियन और समझिए अमृत काल में जो भी 30 ट्रिलियन या जो भी ये लोग बातें कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वो विकास चारों तरफ होना चाहिए। ये हो सकता है स्पीड किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, ये तो प्रकृति का हिसाब है कि वो जरूर होएगा, लेकिन चारों तरफ होना चाहिए। क्या क्वालिटी? मैं नहीं समझा क्या बोले भाई? हाँ, मैं आपको बताया ना बॉस, मैनेजमेंट सबसे बढ़िया, ग्रोथ बढ़िया, 3 ही प्लेयर रह गए, कंपटीशन खत्म हो गया, प्राइसिंग पावर आने लग गया, इंडिया में ग्रोथ हो गया, हाउसिंग बनने लग गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, एस्पिरेशन बढ़ने लग गया। ये सारी चीजें सेरा के अंदर में, सेरा के लिए पूछ रहे हो ना भाई? अतुल ऑटो में मैंने आपको बताया ना बॉस कि 5 लाख का मार्केट साइज था, ये 2% बनाते थे 10,000, 5% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ था, इसका अंदर 25,000 इंक्रीमेंटल व्हीकल चाहिए और ये खाली 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो मेरे को ग्रोथ दिखाई दिया पूरा, बोल चुका है ये बात, बराबर है सर? वी विल कंक्लूड द क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ जी, हाँ जी, यस यस, लास्ट। हाँ, मैडम को बोलने दीजिए। व्हाट इज द टेक ऑन? एक बात और बताता हूँ बीच के अंदर में, जैसे मैंने आपको बोला ना कि चाइना का जो प्रॉब्लम है, चाइना से हमको बड़ा सीखना चाहिए भाई। ये चाइना 21st सेंचुरी का फर्स्ट वंडर है, हमारा उसके साथ रिलेशन है वो दूसरी बात है, हम सबसे सीखते हैं, चाहे हमारे पक्ष में हो नहीं, चाहे हमारे विपक्ष में हो। उसको चाइना की प्रगति के अंदर में सबसे बड़ा हाथ रहा वहाँ के आदमियों का, और सबसे बड़ा हाथ रहा विमेन एम्पावरमेंट का चाइना के अंदर में।
आप चाइना में मैं गया था, मैं आप जैसे यहाँ पर हमारे वो जो सोचते हैं ना वो वर्ल्ड स्केल में सोचते हैं। चाइना की जो उसकी जो सोच है वो वर्ल्ड स्केल की सोच है। जैसे धीरू भाई सोचते थे कि आज डिमांड नहीं है, ये कल डिमांड निकलने वाली है। चाइना वैसे कैपेसिटी लगाता है, और सबसे बड़ा चाइना के अंदर में जो इसकी ग्रोथ का हाथ हुआ वो जाता है वहाँ की विमेन को, वो विमेन एम्पावरमेंट का। वहाँ पे मैं एक फैक्ट्री के अंदर में गया और उसमें 18 असेंबली लाइन लगा रखे थी, 18 असेंबली लाइन, एक इंजन बनाने की 18 असेंबली लाइन बना रखे थे वहाँ, और खाली औरतें उसके अंदर में काम कर रही थी उसके अंदर में। और वो लेकर गया मेरे को दिखाने के लिए, और समझिए असेंबली लाइन है, यहाँ पर एक औरतें खड़ी हैं और वो पार्ट्स को इधर ठक किया, इधर लगाया, ठक किया, वो ऐसे ऐसे असेंबली लाइन चलती है। वो नज़र उठा के नहीं देख रही है कि कौन आया है, कौन विजिटर आया है, वो नज़र उठा के नहीं देख रही है। मैं सामने खड़ा हूँ, कोई नज़र उठा के नहीं देखता है। तो उनका जो फोकस है, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो काम करने का तरीका उन लोगों का, वो इतना प्रोफेशनलाइज है उन लोगों का। चाइना में सबसे बड़ा, चाइना का एक जो पिलर, अगर 4 पिलर की बात करेंगे, वो आएगा वुमेन का वहाँ पे। मैं जब आया तो मैं यही सोचा कि इतने बड़े 420 लोग हैं, धारा 420 नहीं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला 420 रजिस्ट्रेशन में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया, धारा बढ़ गई। 420 लोग में 15 विमेन नहीं है यहाँ पे, आप ये सोचिए। तो ये कैसे सुधार होगा अगर जब इसको, अगर ये फोर्स को अगर हम लोगों ने घर में रख दिया, या ये फोर्स प्रोडक्टिविटी में नहीं आएगी, इंडिया कभी 40 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। हम 5-10 ट्रिलियन में आकर सिमट सकते हैं। उसके लिए विमेन का एम्पावरमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये खाली किताबी बातें नहीं है यहाँ। हाँ मैडम आइए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, लगाइए। AI based funds. What is that? Take on AI based funds, artificial intelligence. हाँ, उसका क्या है? देखिए मैडम, बताता हूँ कि AI मेरे से ही चालू होता है, क्योंकि मेरी भी जो इंटेलिजेंस है ना वो आर्टिफिशियल ही है, पहला बात ये समझ लीजिए। तो AI का जो सवाल है, मैं इस मैटर को ज़्यादा समझता नहीं हूँ AI को, लेट मी टेल यू, लेकिन ये समझ में आता है, एज ए लेमैन की लैंग्वेज में समझ में आता है। सब चीज़ तो AI है। आप गूगल में कोई चीज़ एक बार सर्च कीजिए और बार बार गूगल आपको वो ऐड देता है, या बार बार गूगल आपको उसके बारे में आर्टिकल भेजता है, ये भी एक तरह का AI है ना ये। तो अभी जो एडवांस AI है उसके बारे में मैं जो जानता हूँ वो मैं खाली आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कि बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा IQ लेवल जो था वो समझिए किसका था, आइंस्टाइन का था। वो तो 155 IQ था उसका, और बोलते हैं अभी जो IQ जो है AI का वो कोई 140 समथिंग है। आने वाले टाइम में बोलता है उसका IQ 1500 हो जाएगा। माने जो सबसे इंटेलिजेंट आदमी जिसको दुनिया में माना गया है रिकॉर्ड में, उससे भी 10 गुना हो जाएगा। कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि 10,000 टाइम्स AI का कैपेसिटी हो जाएगा। तो आई डोंट नो अबाउट इट कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इसका उत्तर मेरे पास में नहीं है, न मैं इसको, मेरे में इतनी आज के दिन इसमें बुद्धि है कि AI में कौन सी कंपनी लगी हुई है। अल्टीमेटली AI इज़ ए टूल, एवरी कंपनी विल हैव टू अडॉप्ट इट। जैसे सॉफ्टवेयर आया फॉर एग्जांपल, तो हर कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाना जरूरी नहीं है, आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वैसे ही AI का जो एप्लीकेशन है, जो आप यूसेज जो भी कंपनियां करेंगी, इसका उनको फ़ायदा होने वाला है। आप इसको दूसरी चीज़ से कनेक्ट कीजिए कि दुनिया के अंदर में जो एक विकास हुआ समझिए, तो सबसे बड़ा विकास कब हुआ, मैंने कई विकास हुए, जिससे रेफ्रिजरेटर बनी, फ्रिज बनी। तो फ्रिज एक अपने आप में एक अद्भुत विकास था, फ्रिज का बनना। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें जब फ्रिज बनी है, तो आज के दिन वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कंपनी नहीं है जो फ्रिज के अंदर में है। वर्ल्ड लेवल में कोई भी एक कंपनी नहीं है जो रेफ्रिजरेटर है, हज़ारों कंपनियां हैं, हर मुल्क में अलग अलग कंपनियां हैं। अपनी कंट्री में भी 100 कंपनियां होंगी जो फ्रिज बनाने वाली होगी। तो एक कंपनी का वर्चस्व नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में। लेकिन मालूम है सबसे बड़ा फ्रिज बनाने का फ़ायदा किसको हुआ? 2 कंपनियों को, पेप्सी और कोका कोला को। उनके कारण पेप्सी और कोका कोला का फॉर्चून चेंज हो गया, वो फ्रिज के कारण उनको, और वो पूरी दुनिया में उनका कब्जा हो गया। फ्रिज बनाया किसी और ने, यूज़ किया किसी और ने, और उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने जिन्होंने यूज़ किया। तो AI का भी इससे यही कनेक्ट करना चाहिए कि इसका भी फ़ायदा उनको होगा जो इनको ठीक से अपने साथ में अलाइनमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। फंड्स, आई डोंट नो अबाउट फंड्स मैम। AI का कोई फंड तो है नहीं मेरे ख्याल से, ये लोग बताएंगे। कोई AI का फंड तो नहीं है दीवान सर? सर एल्गो का फंड होते हैं, AI का फंड नहीं है, एल्गो ट्रेडिंग के फंड। एल्गो की बात करें, हाँ।
I don't know. I would not go for that. Suppose if I have given some tools where AI is going to select the shares, I think I wouldn't buy those shares as on date today. Tomorrow, suppose something improves, some situation changes, or something happens. Like there are so many tools, even in today's, it's not exactly the AI, but there are filters, many filters. Like if you give some command to the software, okay, this much sales, this much ROC, this much ROE, this much EBITDA margin, this much, to give me some shares and all. I think the softwares सर्च फॉर यू एंड गिव यू सम शेयर्स, राइट? ऐसा होता है ना कुछ, तो 10, 15, 20 शेयर्स वो आपको दे देता है जब आप उसमें डालते हो. वो भी एक तरह का AI है, देखा जाता है, सॉफ्टवेयर ड्रिवन जो भी होगा. लेकिन उस पर आप कितना वो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो आपको दे रहा है वो पास्ट का डेटा दे रहा है. फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका डेटा तो उसके पास में है नहीं, और ये डेटा रोज चेंज होता है. आज सपोज आपका कोई शेयर्स फॉर एग्जाम्पल मॉनसून से रिलेटेड हो, मॉनसून का डेटा आपका AI पकड़ेगा या कोई सॉफ्टवेयर पकड़ेगा. कैसे पकड़ेगा? IMD से पकड़ेगा. फ्यूचर का अगर IMD ने कोई डेटा दिया हो कि मॉनसून ये होने वाला, अगस्त में ये होएगा, अगले साल ये होएगा, उसका एक डेटा पकड़ के वो सॉफ्टवेयर ने तैयार किया. लेकिन IMD भी तो 100% राइट नहीं होता ना, वो भी तो 60% ही राइट है ना. कल फिर अपना वो डेटा चेंज करेगा या वो रॉन्ग हो गया, तो आपके पूरा आपका डेटा है वो रॉन्ग हो जाते हैं. तो एज ऑन डेट मैं पर्सनली वो नहीं करूँगा. सर ऑन द क्लोजिंग नोट, लास्ट कुछ एडवाइस आपकी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट में एक्सेल करना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, स्टॉक पिकिंग करना चाहते हैं. सो ऑन द क्लोजिंग नोट. नहीं, बात ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं समझता हूँ कि इक्विटी इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट बिजनेस, और टिल यू अब्यूज इट, आप में कोई प्रतिभा नहीं है समझिए, या आप कोई इंजीनियर नहीं हो, और कोई ज़रूरी नहीं है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई MBA हो, आपको शॉप फ्लोर पे काम नहीं करने का है, फिर भी आप इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनते हो और आप कंपनी के को ओनर बन जाते हो एक तरीके से टेक्निकली आपको, तो कितना बढ़िया ब्लेस्ड बिजनेस है आप लोगों का. और ऑटो मोड पे फिर आपको काम हो रहा आपका. लेकिन इस चीज़ को अगर डिसिप्लिन से किया जाए तभी आपके फ़ायदे में है. इसको ऑर्गेनाइज होकर डिसिप्लिन के साथ में किया जाए और तभी आपके फ़ायदे में, नहीं तो फिर इसको टिल यू अब्यूज़ इट, नहीं तो फिर अब्यूजिंग जैसा हो जाएगा. जैसे आप लेवरेज करते हो या किसी के बोलने से करिए, तब वो मेरा वही गाना सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, रूमर पे टिप्पल न टाइम वेस्ट कर, तो वही वाला बात है. तो इसमें डोंट्स बहुत है यहाँ पे, और इतने ज़्यादा भी नहीं है. 10-15 डोंट्स ऐसे हैं जिन चीज़ों को आप अवॉइड करो, तो खाली 3-4-5 चीज़ें ऐसी हो सकती है जिनके ऊपर में आप बस उसी पे काम करो, और जल्दी जल्दी करोड़पति बनने का सोचना नहीं चाहिए. मेरे को लगता है जी यहाँ ज़्यादा जो अनसक्सेस मार्केट की स्टोरी है वो इसीलिए होती है कि लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर करोड़पति बनना चाहते हैं. यहाँ पे उनको लगता है कि जैसे आप लोग CA बनते हो तो कितनी मेहनत करते हो आप लोग, कितने साल पहले तो वो स्टडी करते हो, फिर आर्टिकलशिप करते हो, फिर कहीं काम करते हो, उसके बाद में फिर आप जाकर एक तब करने के बाद में पहुँचते हो. और जब शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने का आएगा तो आप तुरंत सुबह से उठ के चालू हो गए कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, तो बाप का माल नहीं है ना. तो वो पप्पा नो माल नहीं थी, क्या बोलते गुजराती में, तो वो प्रॉब्लम है यहाँ पे. तो इसको धंधा समझो कि अगर इसको आप, मेरा कोट है कि मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन, इफ़ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू. आप इसको जुआ समझोगे तो आपको जुए के जैसे आपको परिणाम देने वाला है. आप बिज़नेस समझोगे तो बिज़नेस के जैसे आपको परिणाम देने वाला है. मेरे लिए मैं इसको बिज़नेस समझता हूँ. अब आप किसी भी चीज़ को बिज़नेस अगर समझते हो तो आपके सारे अलाइनमेंट, सारे मैट्रिक्स चेंज हो जाते हैं, आपके माइंड सेट चेंज हो जाता है. माइंड का गेम है भाई यहाँ पे, तो पूरा आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है जब आप बिज़नेस समझ लेते हो कि बिज़नेस है. आपको कोई दुकान भी लगानी आता, 20 तरह का DD करते हो, कहाँ पर दुकान खोलूँ, कितने का स्टॉक रखूँगा, कितना साल वेट करना पड़ेगा, कितने का इन्वेंट्री रखूँगा, कितना पैसा लगाऊँगा, कितने कस्टमर आएंगे. यहाँ कोई सोचता ही नहीं है. यहाँ पे तो वो तो कुछ भी कर लो, आज ले लो, अभी बेच लो, वो कर लो. ये डिसिप्लिन रखने से